ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। क्या डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन में? आई थिंक कल के सेशन में जो अपना डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था मेथड्स के रिगार्डिंग, जहां पर अपन ने बात की थी कि कितने टाइप की मेथड हो सकती है। एक बार अगर अपन क्विकली रिकॉल करें कल के सेशन को, तो टाइप्स ऑफ मेथड में अपन ने देखा था टोटल कितने तरीके की मेथड हो सकती है, 3। कौन कौन सा? इंस्टेंस मेथड, सेकंड इज व्हाट क्लास मेथड, एंड नंबर 3 इज व्हाट स्टैटिक मेथड। जो इन्फॉर्मेशन अपन ने कल फिगर आउट की थी, एक बार अगर उसको रिकॉल करने की ट्राई करें, कब किस सिचुएशन में आपको इंस्टेंस मेथड बनाने की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल आपका काम आ रहा है तो उस मेथड को आप कौन सी मेथड बनाओगे? इंस्टेंस मेथड, राइट? ओके, नाउ सेकंड थिंग, कब किसको क्लास मेथड बनाने की रिक्वायरमेंट है, ये जब अपन ने देखा था, तो अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम नहीं आ रहा है और जितने भी वेरिएबल काम आ रहे हैं वो कैसे हैं? स्टैटिक, तो फिर उसको क्या बनाएंगे अपन? क्लास मेथड, राइट? ओके, सेकंड पॉइंट, इंस्टेंस मेथड को आप कैसे कॉल कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। इस क्लास मेथड को कैसे कॉल कर सकते हो आप? दोनों ही तरीके से, रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो और क्लास के नाम पे भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ऑब्वियसली कौन सा होता है? क्लास का नाम। तीसरा, इंस्टेंस मेथड को अगर हम बात करें, इंस्टेंस मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है? पाइथन, जो कि किसको पॉइंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट को। क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है? पाइथन, जो कि किसको पॉइंट करता है? क्लास के नेम को, राइट? दोनों में नाम आप पहले आर्गुमेंट का कुछ भी रख सकते हो, लेकिन रीडेबिलिटी पर्पस के लिए इंस्टेंस मेथड के पहले आर्गुमेंट का नेम क्या रखना चाहिए? सेल्फ, और क्लास मेथड के पहले आर्गुमेंट का नाम क्या रखना चाहिए? सीएलएस, राइट? ओके, नेक्स्ट, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, इंस्टेंस वेरिएबल, अगर आपको इंस्टेंस मेथड बनानी है तो किसी तरीके कोई इंडिकेशन देने की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन अगर आपको क्लास मेथड बनानी है तो आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा, और वो इंडिकेशन आप कैसे दे सकते हो? एक डेकोरेटर के थ्रू। कौन सा डेकोरेटर अपन ने डिस्कस किया था? @क्लास मेथड, राइट? तो ये पार्ट्स अपन ने डिस्कस किए थे कल के सेशन में, जहां पे अपन इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड के बीच में डिफरेंसेस एक तरीके से देख रहे थे कि कब अपने को इंस्टेंस मेथड के पास जाने की रिक्वायरमेंट है, कब क्लास मेथड। फ्लो कैसे चलता है ऑलरेडी आपको पता है कल के सेशन से। आज का इंटेंशन अपना रहेगा स्टैटिक मेथड के बारे में देखना, लेकिन उससे पहले कल जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था कि चलो पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं और फिर आपने क्या उसमें करने की ट्राई की, वेदर आपसे हुआ है या नहीं, उसकी बात करते हैं अपन। क्वेश्चन कल का ये था कि मान लो आपके पास कोई क्लास है, सपोज लेट्स से क्लास स्टूडेंट, फाइन। मान लो एक क्लास है मेरे पास, क्लास स्टूडेंट, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नीचे में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? तो लेट्स से कल मैंने लास्ट में आपको बोला था एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने क्रिएट किया, दिस वन। एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने क्रिएट किया, दिस वन, राइट? एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने और क्रिएट किया इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक मेथड को कॉल करना चाह रहा था, राइट? मेथड का नाम मैंने आपको बोला था कुछ भी रख लेना, लेकिन लेट्स से आपने रखा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगी, क्या प्रिंट होना चाहिए? कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। जैसे अभी तक कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए? 3। तो ये मेथड क्या प्रिंट करना चाहिए? 3, राइट? उसके बाद सपोज मान लो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, s4 इक्वल टू स्टूडेंट। उसके बाद अगेन अगर मान लो मैं इस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेथड को कॉल करता हूँ, इस बार ये मेरे को कितना आंसर देना चाहिए? 4, क्योंकि टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं? 4। तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको सोचना क्या था, कैसे करोगे आप इसको, वेदर ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेथड है इसको आप इंस्टेंस बनाओगे या क्लास बनाओगे। क्योंकि देखो अभी तक मैंने इसको कॉल किया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंस्टेंस बनाऊंगा तो इसको कैसे कॉल करूंगा? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। और स्टैटिक बनाऊंगा तो कैसे कॉल करूंगा? मैं इसको क्लास मेथड बनाऊंगा तो कैसे कॉल कर सकता हूं? मैं क्लास के नाम पे भी कर सकता हूं। तो ये आपको डिसीजन लेना अभी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो मेथड है उसको आप इंस्टेंस बनाओगे या क्लास मेथड बनाओगे, राइट? पहले उससे पहले अपन एक काम करते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके पास एक वैल्यू आने वाली है कि 3 है, 4 है, 5 है। तो ऑब्वियसली आपके पास एक वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू हमेशा किसमें स्टोर होती है? वेरिएबल में। तो पहली बात, आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? वेरिएबल। सवाल ये है उस वेरिएबल को कैसा बनाना है? इंस्टेंस बनाना या स्टैटिक बनाना है, राइट? तो चलो पहले एक काम करते हैं ना अपन, वेरिएबल को कैसा बनाते हैं? इंस्टेंस। अगर बात नहीं बनी तो फिर अपन देखेंगे क्यों बात नहीं बन रही, और फिर अपन डिसीजन को चेंज करेंगे कि इसको इंस्टेंस नहीं बनाना चाहिए था या वेदर बनाना चाहिए था, देखेंगे अपन, राइट? उससे पहले एक चीज करना आपने को पता है क्या? आपको क्या बोला गया है? आपको ये बोला गया है कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ये अपने को देखना है। तो इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टार्टिंग अपने को क्या करनी पड़ेगी? अपने को एक वेरिएबल चाहिए जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो? 0। और जैसे कोई वेरिएबल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए।
कि पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता कितना हो गया 1, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होते कितना हो जाएगा 2, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होते कितना हो जाएगा 3। तो ये जो बढ़ाने वाला लॉजिक है, देखो धीरे धीरे सोचो पॉइंट बाय पॉइंट, ये जो बढ़ाने वाला लॉजिक है ये आपको कहां पे लिखना पड़ेगा, ऐसी जगह पे लिखना पड़ेगा जो जगह हर एक ऑब्जेक्ट के बनते टाइम पे क्या हो रही है, कॉल हो रही है, क्योंकि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के बनते टाइम आपको ये काउंट बढ़ाना है। तो ऐसी जगह में लिखोगे ये बढ़ाने वाला जो हर एक ऑब्जेक्ट के बनने पे चलती है। तो ऐसी कौन सी जगह जो हर एक ऑब्जेक्ट के बनने पे चलती है, कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्वियसली ये जो बढ़ाने वाला काम है वो आप कहां करोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर करने वाले हो, राइट। तो लेट्स से करते अपन कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, लेट्स सपोज डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ, राइट। तो ऑब्जर्व करना, मान लो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, उसको कैसे बनाऊंगा, मान लो मैंने लिखा सेल्फ डॉट काउंट, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, वैल्यू जो पहले से उसमें पड़ी है प्लस कितना 1, ताकि पहले से जितनी पड़ी होगी उससे हमेशा कितना ऐड हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। कौन सा वेरिएबल बनाया मैंने काउंट को, कौन सा वेरिएबल बनाया मैंने काउंट को, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या ये काम हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल बनाने से, क्योंकि आपको पता है इंस्टेंस वेरिएबल बनाने में क्या दिक्कत होगी, इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनती है, सेपरेट कॉपी। तो पता दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि जैसे ही आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो सारे कंसेप्ट को फील करना, जैसे ही आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S1, इसमें काउंट नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होगी 1, जैसे कितनी होगी वैल्यू 1। उसके बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें भी उसको S2 पॉइंट करेगा, इसमें भी काउंट नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होगी 1। प्रॉब्लम ये है कि हर एक के अंदर काउंट नाम का वेरिएबल बनेगा, आपको क्या चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट का काउंट एक साथ चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल बनना चाहिए और उसी के अंदर प्लस प्लस होना चाहिए, होना यही चाहिए ना, क्योंकि अगर अलग अलग वेरिएबल बन गए तो कोई सेंस नहीं है, हर की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, करोगे क्या इससे। अब ये होना क्या चाहिए, एक वेरिएबल बनना चाहिए और उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, 0 से 1, अगला ऑब्जेक्ट आया तो 2, अगला ऑब्जेक्ट आया तो 3, अगला ऑब्जेक्ट आया तो 4, मतलब वो कितनी कॉपी चाहिए काउंट की, एक कॉपी। और अगर एक कॉपी चाहिए मतलब इसको कैसा वेरिएबल बनाओगे, स्टैटिक। सो यहां से डिसीजन अपन ने ये लिया, काउंट को बनाना है स्टैटिक वेरिएबल। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी डालनी है 0, क्योंकि अभी तक एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हर बार आपको क्या करना, काउंट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे हर बार काउंट को, काउंट को बढ़ाना है, काउंट कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। तो कैसे करोगे, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट। अब एक बार इसको ट्रेस करके देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखो कैसे सोचोगे मैं आपको वो बता रहा हूं, आराम से देखना। ट्रेस करते एक बार, जैसे ही यहाँ पे, यहां से तो क्या हो गया, क्लास बन गई, ये तो एम्प्टी लाइन है, इसको क्या करो, इग्नोर करो। यहां से किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टूडेंट, इसका मतलब पहले स्टूडेंट क्लास क्या होने वाली है, लोड। जैसे स्टूडेंट क्लास लोड होगी, एक काउंट नाम का क्या बनेगा, स्टैटिक वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है इसकी 0। उसके बाद यहाँ पे आओ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S1 पॉइंट कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। चलते कंस्ट्रक्टर के पास, सेल्फ कौन पास करवाएगा, पाइथन किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। करंट ऑब्जेक्ट मतलब ये, अंदर आओ क्या है, स्टूडेंट डॉट काउंट, मतलब किसकी बात हो रही है, स्टैटिक वेरिएबल वाले काउंट की, क्योंकि क्लास के नाम के साथ मतलब किसकी बात हो रही है, स्टैटिक वेरिएबल। तो क्या स्टैटिक वेरिएबल वाला काउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यस। तो नया तो बनेगा नहीं, जो वैल्यू चेंज होगी वो किसमें होने वाली है, यहाँ पे। अब क्या वैल्यू चेंज होगी, स्टूडेंट डॉट काउंट, पहले से काउंट स्टैटिक वेरिएबल में कितना पड़ा है 0, 0 + 1 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा 1, क्योंकि नया तो बनेगा नहीं। अगर ये नहीं होता तो जैसे आप लिखते स्टूडेंट डॉट काउंट, एक काउंट नाम का नया वेरिएबल बन जाता। कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, बट पहले से बना हुआ है तो नया तो 2 स्टैटिक वेरिएबल सेम नाम के तो हो नहीं सकते, तो फिर आप करोगे तो क्या होगा, अपडेट होगा, आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट। तो यहाँ पे हो गया 1। देखो सेम, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म तो इसका सेल्फ खत्म, उल्टा वापस कंट्रोल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब देखो मैं बना नहीं रहा हूं, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट करेगा, S2 कौन चलेगा, कंस्ट्रक्टर। जब अंदर आओगे तो क्या होगा, स्टूडेंट डॉट काउंट, मतलब किसकी बात हो रही है, काउंट स्टैटिक वेरिएबल की। काउंट स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, यस, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, नया तो नहीं बनेगा। तो वैल्यू क्या चेंज होगी, पहले से काउंट स्टैटिक वेरिएबल में कितना पड़ा है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे चेंज कितना हो गया 2, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, वापस आओ यहाँ पे अगले ऑब्जेक्ट के टाइम पे, अगले ऑब्जेक्ट के टाइम पे वापस कंस्ट्रक्टर चलेगा। अंदर आओ, स्टूडेंट डॉट काउंट, मतलब किसकी बात हो रही है, काउंट स्टैटिक वेरिएबल की।
ऑलरेडी बना हुआ है, यस, तो वापस तो बनेगा नहीं, इसी की वैल्यू चेंज होगी। अब वैल्यू क्या चेंज होगी देखते हैं, स्टूडेंट डॉट काउंट, पहले से काउंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, राइट। तो 3 ऑब्जेक्ट बने, वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो इसका मतलब जो अपने को चाहिए था वैसा काम हो रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिक कौन बढ़ रहा है, आपका काउंट वेरिएबल बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने पे हमेशा कौन सी चीज चलती है, देखो डिसीजन कैसे लोगे मेन ये मैटर करता है, ये कोड का फ्लो समझना मैटर नहीं करता। मैंने कैसे डिसीजन लिया कि इंस्टेंस ने स्टैटिक वेरिएबल बनाना है, कैसे ये डिसीजन लिया कि काउंट करने का कोड किस में लिखना है, कंस्ट्रक्टर में, बहुत सिंपल है। क्योंकि स्टैटिक इसलिए बनाना है क्योंकि मेरे को एक कॉपी चाहिए, उसी के अंदर बढ़ना चाहिए, तभी तो लास्ट में पता चलेगा कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर सबके अंदर अलग अलग काउंट बनने लग गया तो पता कैसे चलेगा लास्ट में कितने ऑब्जेक्ट है। इसलिए एक कॉपी चाहिए, एक कॉपी चाहिए, तो मेरे पास डिसीजन आया कि क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। दूसरा, अब करना क्या है इस स्टैटिक वेरिएबल में, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका काउंट बढ़ाना है। तो काउंट बढ़ाने वाला काम कहां पे करोगे, ऐसी जगह पे जो हर एक ऑब्जेक्ट के बनने पे चलती है, और ऐसी जगह कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टर। इसीलिए ये जो काउंट बढ़ाने वाला काम है वो मैंने किसमें किया है, कंस्ट्रक्टर में, राइट। अब सवाल बस खाली एक चीज बच गई है, और वो भी आपको आंसर मिलते फिर पूरा ये हो जाएगा। अब देखो 3 ऑब्जेक्ट के बाद नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करना है। तो एक मेथड बनानी पड़ेगी, कौन सा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या प्रिंट करवाना चाहिए, काउंट, राइट। अब सवाल ये है काउंट किस तरीके का वेरिएबल है, स्टैटिक। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपकी मेथड है उसको ओनली एक ही वेरिएबल की जरूरत है, कौन सा, काउंट। और वो काउंट वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक। इसका मतलब वो मेथड कैसे बनाओगे, क्लास मेथड, राइट। तो यहां से ये डिसीजन आया अपने पास कि भाई जो ये मेथड है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको क्या बनाने की रिक्वायरमेंट अपने को, क्लास मेथड। तो फिर चलो इंप्लीमेंट करते हैं अपन इसको, ये क्लास मेथड। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से कंस्ट्रक्टर के बाद एक मेथड बनानी है, क्लास मेथड बनाने के लिए डेकोरेटर यूज करोगे क्लास मेथड, ओके। और यहाँ पे नीचे आओ, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल, सॉरी 1 सेकंड ना, क्लास मेथड नाम क्या देना आपको, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन। क्या होने वाला, CLS। यहां से क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, काउंट वेरिएबल। काउंट वेरिएबल आपको प्रिंट करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो क्लास का नाम यूज कर सकते हो या CLS यूज कर सकते हो, क्योंकि CLS भी किसको पॉइंट करता है, क्लास के नाम को। तो चलो यहां से मैंने ये कर दिया। अब देखो एक बार चला के देखते हैं वापस से फ्लो क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट हियर, जैसे 3 ऑब्जेक्ट बना, काउंट में कितना पड़ा है 3। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करोगे, किस तरीके की मेथड है ये, क्लास मेथड। कैसे कर सकता हूं मैं, क्लास के नाम पे, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो फिर मैंने इसको कैसे कॉल किया, स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां से कौन सी मेथड कॉल होगी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। CLS कौन पास करवाएगा, पाइथन। किसको पॉइंट करेगा, क्लास के नाम को। अंदर आओ, CLS डॉट काउंट, मतलब क्लास के नाम पे काउंट, मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू। और काउंट स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है 3। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। अंदर आओ, स्टूडेंट डॉट काउंट, मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है, और काउंट स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो नया तो बनेगा नहीं, मतलब इसी में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अब चेंज क्या होने वाला है देखते हैं इधर, स्टूडेंट डॉट काउंट, मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल में पहले से कितना पड़ा है 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर खत्म, कंट्रोल उल्टा यहाँ पे। वापस किसको कॉल कर रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कैसी मेथड है, क्लास मेथड। कॉल कैसे करोगे बोलो, क्लास के नाम पे, दैट इज स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे ही मेथड चलेगी, अगेन कौन आएगा, CLS किसको पॉइंट करेगा, क्लास के नाम को। अंदर आओ, CLS डॉट काउंट, क्लास के नाम पे काउंट, मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल। और काउंट स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 4, कितना प्रिंट होगा 4। उसके बाद मेथड खत्म, कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे, नीचे प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट आपका कितना आ रहा है, पहली बार 3, मतलब इस स्टेज तक कितने ऑब्जेक्ट बने हुए थे 3, और लास्ट में 4, मतलब लास्ट स्टेज तक कितने ऑब्जेक्ट बने हुए थे 4। तो जो अपना टारगेट था, इंटेंशन था, वो खत्म हो रहा है यहाँ पे। एक बार चला के देखते हैं कि वेदर जो अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग ये चल रहा है या नहीं। तो लेट्स से जहां पे अपनी फाइल पड़ी है वहां पे आते हैं, दैट इज डेस्कटॉप, और यहां से अपन इसको चलाने की ट्राई करते हैं पाइथन, और फाइल का नाम अपन ने दे रखा है टेस्ट.py। जैसे एंटर करोगे पहले कितना आ रहा है 3, और बाद में कितना आ रहा है 4, मतलब जिस तरीके से अपन इसको ट्रेस कर रहे हैं और जिस तरीके से इसको आउटपुट देना चाहिए था, इट्स फाइन, राइट। यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो।
क्वेश्चन लिख लो या तो राइट एन प्रोग्राम, क्वेश्चन लिख लो, राइट एन प्रोग्राम टू काउंट, राइट एन प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट एन प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Write the program to count number of objects. एक डाउट है किसी को, पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद उस डाउट पे चलते हैं अपन। राइट, तो लाइन नंबर 11 की वजह से कितना प्रिंट होने वाला है 3, और लाइन नंबर 13 की वजह से जो मेथड चलेगी वो कितना प्रिंट करेगी 4। ओके फाइन। नेक्स्ट देन नाउ अपन डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 3 तरीके की मेथड थी, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, और तीसरी कौन सी, स्टैटिक मेथड। तो ये तो दोनों के बारे में आपको आइडिया कि इंस्टेंस कब बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्लास कब बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्या डिफरेंसेस है, ये आपको पता है। तीसरी मेथड पहले अपन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि फिर तीनों को अपन क्लब कर पाए। लेकिन उससे पहले एक डाउट है, वो ये, जैसे देखो मैंने आपको क्या बोला ना कि अगर इसको ट्रेस करोगे तो किस तरीके से करोगे। ट्रेस होने का पैटर्न ये है कि जब तक क्लास चल रही है तब तक तो आप इसको इग्नोर करो, मतलब यहाँ तक तो क्या होगी, क्लास बन गई तो इग्नोर इट। जस्ट कौन सी लाइन से चलना स्टार्ट होगा, मतलब कौन सी लाइन से अपन ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, लाइन नंबर 8 से, क्योंकि अभी तो खाली क्लास बनी है, लेकिन ऑब्वियस इसके अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी तब तक काम में नहीं आएगी जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो। राइट, तो नाउ आते हैं लाइन नंबर 8 पे। लाइन नंबर 8 पे जैसे ही आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करोगे ना, तो इसका मतलब पहले देखो किसी क्लास से काम लेने के लिए पहले वो क्लास क्या होनी चाहिए, लोड होनी चाहिए। अभी एग्जैक्टली लोड होने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्लास क्या होनी चाहिए, पहले लोड होनी चाहिए। तो जैसे ही इस क्लास के नाम को पहली बार यूज करोगे, पहले वो क्या होने वाली है, लोड होने वाली है, क्योंकि एक बार लोड होने के बाद उस क्लास से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो जैसे स्टूडेंट क्लास लोड होगी, पहले ये देखने वाली है क्या इसके पास कोई डायरेक्ट स्टैटिक वेरिएबल है क्या। यस, डायरेक्ट स्टैटिक वेरिएबल है, कौन सा, काउंट। तो काउंट की ऑब्वियसली कॉपी बनने वाली, वैल्यू कितना होने वाला है, 0।
उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा और वो सब कुछ होगा। अब देखो दूसरी बार जब ये क्लास का नाम दिखेगा ना, वापस से लोड नहीं होने वाला। वापस से लोड होती तो वापस से काउंट की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। क्लास एक बार ही लोड होगी जब उस प्रोग्राम में पहली बार आप उसका नाम यूज कर रहे हो तब। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए पहली बार इसका नाम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, लाइन नंबर 8 पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोड होने वाली है। अब आप लाइन नंबर 9 पे भी यूज कर रहे हो, लाइन नंबर 10 पे भी नाम यूज कर रहे हो, लाइन नंबर 11 पे भी यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी वापस क्या नहीं होने वाली, लोड नहीं होने वाली, क्योंकि अब ऑलरेडी जो लोड हो चुकी है ना उसी के साथ क्या होने वाला, आपका काम होने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब चलती है ना, फर्स्ट टाइम जब क्लास का नाम यूज करते हो उस मोमेंट पे लोड होने वाली क्लास। ओके, तो जिसका भी डाउट था ऑनलाइन में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिलहाल आगे नंबर थर्ड मेथड के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, सो दैट हम तीनों को मिक्स कर पाए। नंबर थर्ड कौन सी है, स्टैटिक। चलो एक बार वापस से रिकॉल मोड पे चलते हैं। कब बनाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम में आ रहा है तो बिना कुछ सोचे उसको क्या बनाना, आपको इंस्टेंस मेथड। दूसरा, कब बनाने की रिक्वायरमेंट है क्लास, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम में नहीं आ रहा है, सारे के सारे स्टैटिक वेरिएबल काम में आ रहे हैं, तो फिर क्या बनाना है, क्लास। अब आता है तीसरा, किसके पास, स्टैटिक के पास। तो पॉइंट ये है, अगर किसी मेथड के अंदर न तो कोई इंस्टेंस वेरिएबल और न ही कोई स्टैटिक वेरिएबल, दोनों में से कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, तो उस मेथड को क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक, राइट। तो अब जैसे ऐसा कब होगा, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि भाई अपने को क्या करना है ना, मान लो ये कोई क्लास है, राइट, लेट्स सपोज पूरा चेंज करते हैं अपन, एक क्लास लिखते हैं अपन, क्लास टेस्ट। मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 नंबर का सम करवाना है, राइट। इस क्लास के अंदर एक मेथड लिखनी है जो कि कितने नंबर का सम करवाए, 2 नंबर का सम करवाए। अब कौन से 2 नंबर होंगे, तो यूजर देगा, यूजर जो भी 2 नंबर देगा उसका क्या करवाने की रिक्वायरमेंट है, सम करने की रिक्वायरमेंट है। तो क्या 2 नंबर का सम करवाने में कहीं इसको किसी इंस्टेंस या स्टैटिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं। जस्ट अपन ऐसे लिखेंगे ना, जैसे मान लो 2 नंबर का सम करवाना है, क्या लिखूंगा मैं, डेफ सम a, b सपोज, तो यूजर जो पहला नंबर देगा a, यूजर जो दूसरा नंबर देगा, मैं दोनों को क्या करवा रहा हूं, सम करवा रहा हूं, सिंपल। तो यहाँ पे कहीं भी मेरे को किसी इंस्टेंस या स्टैटिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ी इस क्लास के अंदर, नहीं। और अगर किसी मेथड के अंदर किसी इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो उस मेथड को आपको क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक। अब सवाल ये है, पाइथन को ये कैसे इंडिकेशन दोगे कि मैं इस मेथड को क्या बनाना चाह रहा हूँ, स्टैटिक। तो इंडिकेशन देने का तरीका बहुत सिंपल है, और वो है जैसे क्लास मेथड का इंडिकेशन कैसे दे रहे थे, एक डेकोरेटर से, कौन सा, @class मेथड। स्टैटिक मेथड का इंडिकेशन कैसे दोगे, अगेन एक डेकोरेटर से, @static मेथड। फाइन। तो अब इसके नीचे जो भी मेथड लिखी है, पाइथन इसको क्या ट्रीट करेगा, ऑब्वियसली क्या ट्रीट करने वाला है, स्टैटिक मेथड ट्रीट करने वाला। तो अब ये जो आपकी सम नाम की मेथड है वो किस तरीके की मेथड है, स्टैटिक। चलो पहला डिफरेंस तो हो गया, कब इंस्टेंस बनाना है, कब क्लास बनाना है, कब स्टैटिक बनाना है। तो दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या था, इंस्टेंस मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है, पाइथन। क्या पास करवाता है, सेल्फ। लेकिन रटो मत इसको, आपको ऑलरेडी पता है पहला आर्गुमेंट सेल्फ पास करवाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इंस्टेंस मेथड अपन कब बनाएंगे, अगर उसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल काम आ रहा है, और इंस्टेंस वेरिएबल काम में लेने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेफरेंस वेरिएबल की। इसीलिए पाइथन सेल्फ के फॉर्म में आपको क्या देता है, रेफरेंस वेरिएबल। दूसरा, क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट क्या होता है, CLS। कौन पास करवाता है, पाइथन। क्यों करवाता है, क्योंकि क्लास मेथड कब बनाओगे, अगर उसके अंदर कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लास का नाम। तो वो CLS की फॉर्म में क्लास का नाम आपको पाइथन देता है। तीसरा, स्टैटिक मेथड की कब बनाओगे स्टैटिक मेथड, अगर उसके अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक भी स्टैटिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या पाइथन कुछ पास करवाएगा यहाँ पे, नहीं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर, ना तो कोई इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए, नहीं कोई स्टैटिक वेरिएबल चाहिए। तो यस, स्टैटिक मेथड के अंदर पाइथन कुछ भी पास नहीं करवाता है। तो यहाँ पे जितने आर्गुमेंट स्टैटिक मेथड आपसे मांगता है, आपको वो पास करवाने की रिक्वायरमेंट है। देखो नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है। थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे टियर 1 कंपनी के, तो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पाइथन पास नहीं करता, तो इसका मतलब आपको क्या एक्सप्लेन करना है, स्टैटिक मेथड,
राइट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप चीजों को याद करोगे कि सेल्फ आता है, सीएलएस आता है, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा और आप हमेशा खुद को प्रॉब्लम में पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है पीछे रीजन, तो फिर हमेशा आपके पास फुल क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली ऐसा कौन सा मेथड है स्टैटिक। और क्यों? सिंपल, क्योंकि इसको कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई इंस्टेंस चाहिए होता अंदर तो पाइथन क्या पास करवाता? सेल्फ। कोई स्टैटिक चाहिए होता अंदर तो पाइथन क्या पास करवाता? सीएलएस। लेकिन इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो कुछ पास करवाएगा नहीं। तो जितने आर्गुमेंट आपसे मांग रहा है उतना आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, उसका आंसर मेरे को देना। जब अपन ने बात की थी कि इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, तो अपन ने क्या बात की थी? कैसे कॉल कर सकते हो? या तो ऑब्वियसली कैसे कॉल कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस मेथड क्यों बना रहे हो आप? उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? इंस्टेंस वेरिएबल की। और इंस्टेंस वेरिएबल को बिना रेफरेंस वेरिएबल के एक्सेस आप कर ही नहीं सकते। दूसरा, जब क्लास मेथड की बात की थी तो मैंने आपको बोला था क्लास मेथड को कैसे कॉल कर सकते हो? आप या तो रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो या क्लास के नाम पे कर सकते हो, क्योंकि क्लास मेथड के अंदर कौन से वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। तो ऑब्वियसली वो रेफरेंस वेरिएबल पे भी हो सकते हैं, क्लास के नाम पे भी हो सकते हैं। तीसरा, आज अपन पढ़ रहे स्टैटिक मेथड, चलो कैसे कॉल कर सकते हैं? कैसे कॉल कर सकते हो स्टैटिक मेथड को? अगेन सेम थिंग। देखो एक बात ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन ओनली किसमें लगेगा? जहां पे इंस्टेंस से कुछ मतलब है, क्योंकि इंस्टेंस बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करता है कि रेफरेंस वेरिएबल के अलावा उसको एक्सेस करने का कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि इंस्टेंस स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है किससे? ऑब्जेक्ट से, कि बिना ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस का कोई यूज नहीं है। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है तो ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करने के लिए आपको क्या चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है उसको कॉल करने के लिए आपके पास हमेशा दोनों तरीके अवेलेबल रहेंगे। कौन सा? या तो रेफरेंस वेरिएबल पे या फिर क्लास के नाम पे। तो क्या स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल काम में आ रहा है? नहीं। और नहीं तो इसका मतलब स्टैटिक मेथड को भी कॉल करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला क्या? रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो, दूसरा क्या? क्लास के नाम पे भी कर सकते हो। बट अगेन मैं अगर आपको पूछूं एट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कौन सा रिकमेंडेड होने वाला है, तो अगर क्लास नेम से कर सकते तो फिर प्रायोरिटी किसको दो? क्लास नेम को। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने कल आपको बोला था ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है? कॉस्टली ऑपरेशन हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई क्लास के नाम पे हो सकता है तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे? क्लास के नाम पे। बट करने को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे इस स्टैटिक मेथड को मेरे को कॉल करना है, पहला तरीका मेरे पास क्या है? क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। मेथड का नाम क्या है? सम। कितने आर्गुमेंट मांग रहा है? दो। दोनों आपको देने पड़ेंगे, पाइथन कुछ भी पास नहीं करवाएगा। तो 10, 20। नेक्स्ट करने को मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए टी क्या मेरा रेफरेंस वेरिएबल, तो टी डॉट सम। कितने आर्गुमेंट मांग रहा है? दो। दोनों आर्गुमेंट किसको देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं अपन, एंड यू विल सी कि क्या होने वाला है। देखो यहाँ तक तो क्लास बनी, इग्नोर करो आप, लाइन नंबर 5 एम्प्टी है, इग्नोर करो। लाइन नंबर 6 पे क्या है? सम मेथड कॉल हो रहा है। कितना लेके जा रहा है अपने साथ? 10 और 20। ठीक है, सम मेथड कॉल होगा, अपने साथ लेके जा रहा है 10 और 20। मतलब ए को क्या मिल जाएगा? 10, बी को क्या मिल जाएगा? 20। अंदर आओगे तो 10 प्लस 20 क्या प्रिंट होने वाला है? 30। ओके 30। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। कौन पॉइंट कर रहा है? टी। ऑब्जेक्ट बनते चलता क्या है? कंस्ट्रक्टर, लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट नीचे लाइन पे आओ, टी डॉट सम। अगेन किसको कॉल कर रहे हो आप? सम मेथड को। यहाँ से सम मेथड कॉल होने वाली है, कितना लेके जाएगा अपने साथ? अगेन ये भी 10 और 20। तो फिर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अंदर आओ, 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। अगेन एक प्रिंट होगा 30। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। नीचे कुछ है नहीं तो प्रोग्राम खत्म। आउटपुट इज व्हाट? 30। मतलब मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूं आपको, स्टैटिक मेथड कॉल करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्लास के नाम पे करो या फिर आप रेफरेंस वेरिएबल पे करो, राइट। जस्ट एक बार अगर इसको चला के देखें अपन तो फिर यू विल सी द इंपैक्ट। लेट मी क्लियर द कंसोल। और यहाँ पे अगर मैं आपको चलाऊं तो आउटपुट क्या आ रहा है? 30, राइट। तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिखो, उसके बाद अपन फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं। कीप्स वेडिंग नंबर 3 दैट इज अ स्टैटिक मेथड। Okay, keep writing static method. लिखिए इसके अंदर आप। Now first point, if we are not using any instance or static variable,
inside a method, if we are not using any instance or static variable inside a method, if you are not using any instance or static variable inside a method, then it is recommended to make that method as a static method. If you are not using any instance or static variable inside a method, then it is recommended to make that method as a static method. We can create a static method in Python. We can create a static method in Python by using @static method. We can create a static method in Python by using @static method. Number third point, we can call a static method. We can call static method either by using class name or by using object reference variable. Either by using class name or by using object reference variable. But at real-time industry, it is always recommended. At real-time industry, it is always recommended to call a static method. By using class name. We can call a static method either by using class name or by using object reference variable. But at real-time industry, it is always recommended to call static method by using class name. ओके फाइन देन, यहाँ पे आप पहले एग्जांपल मेंशन कर लो, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स अपन स्टैटिक मेथड के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं. जस्ट मेंशन द एग्जांपल, दिस वन. ओके मेंशन दिस. आउटपुट क्या आने वाला है? 30-30. ओके ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं. देखो तो अगर इसको अपन कंपेयर करें यहाँ पे किसके साथ, क्लास मेथड के साथ, तो देखो क्लास मेथड में अपन ने 4 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट. तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट में क्या है. पहला पॉइंट जो था कि अगर इंस्टेंस की जगह स्टैटिक यूज हो तो आपको क्या बनाना है?
क्लास मेथड, लेकिन कुछ भी यूज नहीं हो तो क्या बनाना है, स्टैटिक मेथड। सेकंड पॉइंट पे कॉन्ट्रास्ट करोगे तो क्लास मेथड बनाने के लिए कौन सा डेकोरेटर होता है, @ क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड के लिए कौन सा होता है, @ स्टैटिक मेथड। थर्ड पॉइंट पे कॉन्ट्रास्ट करोगे तो पहला आर्गुमेंट क्लास मेथड का कौन पास करवाता है, पाइथन, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक मेथड में कुछ भी आर्गुमेंट पाइथन पास नहीं करवाएगा, जितने मांग रहा है उतने एज ए यूजर आपको देने पड़ेंगे। चौथे पे कॉन्ट्रास्ट करो तो सेम ही है, क्लास मेथड को भी कॉल करने के दो तरीके थे, क्लास के नाम पे या रेफरेंस वेरिएबल पे। रिकमेंडेड कौन सा होता है, क्लास का नाम। स्टैटिक मेथड को भी कॉल करने के दो तरीके हैं एक्चुअली, क्लास का नाम या रेफरेंस वेरिएबल, लेकिन रिकमेंडेड यहाँ भी कौन सा होता है, क्लास का नाम, राइट। चलो अब अपन कुछ फर्दर, ये तो बात होगी थोड़ा फ्रेशर लेवल की, अगर थोड़ा एक्सपर्टीज लेवल पे अपन जाए तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो कि अगर आप टियर 1 कंपनी के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करो आपसे पूछा जा सकता है, या थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यू में जाओ तो आपसे पूछा जा सकता है। और वो ये कि अभी तक अपन ने 3 मेथड देखा, कौन सा, इंस्टेंस, स्टैटिक और क्लास मेथड, ठीक है। इंस्टेंस मेथड बनाने के लिए आपको किसी तरीके का कोई इंडिकेशन देना पड़ रहा था क्या, नहीं। क्लास मेथड बनाने के लिए आपको इंडिकेशन देना पड़ रहा था और उसके लिए आप क्या यूज कर रहे थे, @ क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए भी आपको इंडिकेशन देना पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो, @ स्टैटिक मेथड। सवाल मेरा बहुत सिंपल है, वो ये, क्या क्लास मेथड बनाने के लिए इंडिकेशन देना कंपलसरी है क्या, एंड क्या स्टैटिक मेथड बनाने के लिए इंडिकेशन देना कंपलसरी है क्या, राइट। अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूं तो आंसर इसका ये है, क्लास मेथड बनाने के लिए इंडिकेशन देना कंपलसरी है, और जो कि आप कैसे दोगे, @ क्लास मेथड से। लेकिन स्टैटिक मेथड बनाने के लिए इंडिकेशन देना कंपलसरी नहीं है, बिना इंडिकेशन के भी स्टैटिक मेथड बना सकते हो। देखो, अगर आपने इंडिकेशन दे दिया, अब तो 101% है कि नीचे वाली मेथड कैसी बनने वाली है, स्टैटिक ही बनने वाली, देयर इज नो डाउट एट ऑल। लेकिन अगर आप इंडिकेशन नहीं दोगे तो मेथड स्टैटिक बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। अब किस पे डिपेंड करेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं ऊपर वाला इंडिकेशन हटा दूं, राइट, तो अब इस मेथड के पास 2 ऑप्शन है, सम नाम के मेथड के पास, क्या, देखो ये क्लास तो नहीं बन सकते, क्योंकि क्लास के लिए तो कंपलसरी क्या चाहिए, इंडिकेशन चाहिए। तो या तो ये इंस्टेंस बन सकती है, या फिर ये क्या बन सकती है, स्टैटिक। अब कैसे बनेगी इंस्टेंस या कैसे बनेगी स्टैटिक, तो मेथड को देख के अगर उस पर कोई डेकोरेटर नहीं लगा हो तो अपन ये नहीं बता सकते कि मेथड कौन सी है। जैसे कोई मेरे को सीधा पूछे सब मेथड कौन सी है, मैं नहीं बता सकता कि ये इंस्टेंस है या स्टैटिक है। डिपेंड करेगा आप इसको कॉल कैसे करते हो। अगर आप इसको क्लास के नाम पे कॉल करते हो, इंटरनली पाइथन इसको क्या ट्रीट करेगा, स्टैटिक मेथड। और अगर आप इसको रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करते हो, इंटरनली पाइथन इसको कैसा ट्रीट करेगा, इंस्टेंस मेथड। अगर आपने इंडिकेशन दे दिया, @ स्टैटिक मेथड लगा दिया, तो फिर तो कैसे भी कॉल करो, भले आप क्लास के नाम पे करो या रेफरेंस वेरिएबल पे करो, दोनों केस में कैसा ट्रीट होगा, स्टैटिक ही ट्रीट होगा। जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है, देखो आपने ये दे दिया, अब नीचे भले 6 वे से कॉल किया, लाइन नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है, क्लास के नाम पे, और लाइन नंबर 8 पे क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस वेरिएबल। दोनों में से कैसे भी कॉल करो, ये जो सब मेथड है वो कैसी रहने वाली है, स्टैटिक ही रहने वाली, क्योंकि आप इंडिकेशन दे चुके हो। बट सवाल ये है कि अगर इंडिकेशन हटा दो तो अब ये सब मेथड फिक्स नहीं है, इंस्टेंस भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। आप मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा इस केस में। एक बार के लिए मैं हटा देता हूं इसको, या चलो रहने दो, आप मेरे को बताओ क्या क्या आउटपुट आएगा इसका। अगर मैंने इंडिकेशन हटा दिया, इस प्रोग्राम का आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, ये बस सब कुछ रिकॉल करना जो अपन ने देखा और उसके अकॉर्डिंग मेरे को बताओ इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। अगेन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये उनके लिए हाई लेवल का क्वेश्चन है जिनको इंटरनल फ्लो नहीं पता, याद कर रखा है तो फिर दिक्कत होगी। बट अगर आपने समझा है कि फ्लो क्या है तो मुझे लगता है बहुत टाइम पास क्वेश्चन है जो आप ये देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। लाइन नंबर 5 पे जब ये चलेगा तो इसकी वजह से क्या आएगा, और लाइन नंबर 7 पे जब चलेगा तो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जैसे अपने को पता चला कि सम मेथड पे क्या नहीं लगा है, डेकोरेटर नहीं लगा है, तो पाइथन के पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको इंस्टेंस कंसीडर करेगा या स्टैटिक, डिपेंड करेगा कॉल कैसे कर रहे हो। तो आते हैं अपन लाइन नंबर 5 पे, यहाँ से तो क्लास बना, इग्नोर, यहाँ से लाइन एम्प्टी है, इग्नोर, यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर 5 पे। जैसे ही लाइन नंबर 5 पे आओगे, इस सम मेथड को आपने कैसे कॉल किया है, क्लास के नाम पे। जैसे ही क्लास के नाम पे कॉल करोगे, पाइथन इसको क्या ट्रीट करेगा, स्टैटिक। और जैसे ही पाइथन इसको स्टैटिक ट्रीट करेगा, पाइथन अपनी तरफ से तो कुछ भी पास नहीं करवाने वाला,
राइट। तो इसका मतलब ये कितना आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, दोनों के दोनों किसको पास करवाने पड़ेंगे, एज ए यूजर आपको पास करवाने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये दोनों के दोनों एज ए यूजर आपको पास करवाने पड़ेंगे, यहां से आप कर रहे हो, ए को कितना मिलेगा 10, बी को कितना मिलेगा 20, अंदर आएगा तो 10 + 20 कितना प्रिंट होगा 30। ओके राइट। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हो ना, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन नंबर 6 पे, कौन पॉइंट कर रहा है, इसको एक रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, कौन टी। ओके उसके बाद नीचे आओ, ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाते हैं, कंस्ट्रक्टर, लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो फिर नीचे आ जाओ, टी डॉट सम कॉल हो रहा है, कैसे, रेफरेंस वेरिएबल पे, इंडिकेशन है नहीं, रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल हो रहा है, मतलब ये कौन सी मेथड ट्रीट होगी, इंस्टेंस। और जैसे ही इंस्टेंस मेथड ट्रीट होगी, पहला आर्गुमेंट इसका कौन पास करवाएगा, पाइथन। तो पहला तो पाइथन देगा, मतलब ए को तो पाइथन दे चुका है, अब जो बाकी दो आप पास करवा रहे हो, पहले वाला 10 तो किसको मिल जाएगा, बी को, लेकिन क्या ये 20 रखने की जगह है, नहीं, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो लाइन नंबर 7 आपका क्या देगा, एरर। तो जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे जैसे आप इसको चलाओगे, पहला 30 है, दूसरा एरर है, तो ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे पहला 30 है और दूसरा एरर है। इवन एरर पढ़ने की भी ट्राई करोगे तो ये सिंपल आपको बोल रहा है, सम जो है वो कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 2, ए कॉमा बी, लेकिन आपने दिए कितने हैं, 3, क्योंकि 2 तो आपने दे दिए और एक किसने दे दिया, पाइथन ने, क्योंकि जैसे ही पाइथन को पता चला कि इसको क्या बनाना है, इंस्टेंस, ऑटोमेटिक पहला आर्गुमेंट कौन पास कराएगा, पाइथन। तो फिर दैट्स द थिंग। तो एक पॉइंट लिखिए आप, एंड कीप इट इंपॉर्टेंट एट हायर लेवल, जस्ट राइट इट डाउन, एक नोट लगा के पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, to create class method in Python, to create class method in Python, @class method is compulsory. To create class method in Python, @class method is compulsory. Second point, to create a static method in Python, 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 static method is optional. To create a static method in Python, static method is optional. And if we are not providing any decorator, then that method can be treated as either instance or static method. To create a static method in Python, static method is optional, and if you are not providing any decorator, then that method can be treated as either instance or static method. That method can be treated as either instance or static method, and it will depends on how we are calling, and it will depends on how we are calling that method. It will depends on how we are calling that method. If you are not providing any decorator, then that method can be treated as either instance or static method, and it will depends on how we are calling that method. अगली लाइन में लिख लेना, if we are calling that method by using class name, then Python will treat that method as a static method. Python will treat that method as static method, and if we are calling that method by object reference variable, if you are calling that method by object reference variable, then Python will treat that method as instance method.
राइट। तो बिना डेकोरेटर के या तो मेथड इंस्टेंस हो सकती है या क्लास हो सकती है, या तो इंस्टेंस हो सकती है स्टैटिक हो सकती है। क्लास मेथड होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्लास मेथड बनाने के लिए कंपलसरी आपको डेकोरेटर लिखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देन आप एग्जांपल मेंशन कर लीजिए सो दैट यू विल गेट इट कि क्या सेंस है इतनी बड़ी जो आपने ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है। तो फिर आप उसको एग्जांपल से ध्यान रखने की ट्राई करिए, इतना बड़ा कोई याद रखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सिंपल सा लॉजिक ये है, बिना डेकोरेटर के ये इंस्टेंस भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप इसको कॉल कैसे करें। उसका आउटपुट क्या है 30 और उसके बाद क्या आने वाली है एरर, क्योंकि लाइन नंबर 7 पे ये इंस्टेंस मेथड की तरह ट्रीट होगा। तो फिर यहाँ पे 3 आर्गुमेंट आएंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली ले दो ही सकता है। ओके, ओके नेक्स्ट 10। सो अगर यहाँ पे अगर कंपेयर करने जाए कि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंस्टेंस मेथड क्या होती है, क्लास मेथड क्या होती है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या, लाइक इंस्टेंस और क्लास मेथड में क्या डिफरेंस है, या क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है। तो मुझे लगता है आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे। एक बार क्विकली अपन तीनों को कॉन्ट्रास्ट कर देते, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अगर अपन कॉन्ट्रास्ट करें तीनों को, मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है, तो चलो फटाफट से अपन देखते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेंस की, अगर हम बात करें क्लास मेथड की, और अगर हम बात करें स्टैटिक मेथड की, राइट। चलो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कब बनाना चाहिए, तो कब बनाना चाहिए इंस्टेंस, मतलब कब क्रिएट करना चाहिए, कब करना चाहिए क्रिएट इंस्टेंस मेथड, अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज हो रहा किसी मेथड के अंदर, तो क्या बनाना चाहिए इंस्टेंस। नाउ कब बनाना चाहिए क्लास, अगर एक भी इंस्टेंस यूज नहीं हो रहा हो और जितने यूज हो रहे हो वो सबके सब क्या हो स्टैटिक, तो क्या बनाना चाहिए क्लास। अगर ना तो कोई इंस्टेंस ना कोई स्टैटिक यूज हो रहा तो फिर क्या बनाना चाहिए स्टैटिक मेथड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन खुद से कितने आर्गुमेंट पास करेगा, पाइथन आर्गुमेंट। तो इंस्टेंस वेरिएबल का पहला आर्गुमेंट कौन पास करता है, पाइथन, और वो क्या करेगा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला है। क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करेगा, पाइथन, वो क्या करेगा ऑब्वियसली आपके क्लास के नाम को पॉइंट करेगा। स्टैटिक में पाइथन कुछ भी आर्गुमेंट अपनी तरफ से पास नहीं करेगा, राइट। ओके, नंबर थर्ड, अगर कॉन्ट्रास्ट पॉइंट की बात करें, हाउ टू कॉल, कैसे आप कॉल कर सकते हो, तो फिर इंस्टेंस मेथड को कॉल करने का तरीका एक ही आपके पास, वो क्या है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। क्लास मेथड को कॉल करने के दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल एंड क्लास नेम, बट रिकमेंडेड कौन सा होता है क्लास नेम। सेम फॉर द स्टैटिक, एक्सेस करने के दो तरीके हैं, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, रिकमेंडेड कौन सा होता है क्लास नेम, राइट। नंबर फोर्थ की अगर बात करें अपन यहाँ पे, नंबर फोर्थ है क्या किसी डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट है, तो इंस्टेंस मेथड को कॉल इंडिकेशन देने के लिए किसी डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास मेथड में आपको डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट है @class मेथड एंड दैट इज कंपलसरी, उसके बिना आप क्लास मेथड नहीं बना सकते पाइथन में।
स्टैटिक मेथड में डेकोरेटर है एट द रेट स्टैटिक मेथड, बट वो ऑप्शनल है। अगर आप डेकोरेटर नहीं लगाओगे तो फिर डिपेंड करेगा, वो मेथड स्टैटिक ट्रीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आप उसको क्लास के नाम पे कॉल करोगे तो स्टैटिक ट्रीट होगी, और अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तो कौन सी ट्रीट होगी? इंस्टेंस, राइट। तो दी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तीनों की, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड, राइट। नाउ किसी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन बने रिगार्डिंग इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, वेदर आप फ्रेशर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो या एक्सपीरियंस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। चलो फिलहाल एक और पॉइंट जो कि अपने को यहाँ पे देखने की रिक्वायरमेंट है, एक और इनकी बात ऑब्वियसली अपन ने बात की किसकी? इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल की, और उसके बाद मेथड्स की बात की, जहाँ पे 3 तरीके के मेथड अपन ने डिस्कस किए। अभी पॉइंट इसी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट फर्स्ट में ही अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है। एंड अगेन थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस लेवल की बात करो तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टॉपिक अभी अपन देख रहे हैं। अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है अभी, और उसके अंदर एक मेथड्स के बाद अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है, दैट इज जीसी, राइट। अब सवाल ये है क्या होता है जीसी? तो अभी तक देखो ऑब्जेक्ट अपन ने क्रिएट किया, कैसे करते हैं आपको पता है सिंटैक्स, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते क्या चलता है? कंस्ट्रक्टर, क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टर का, ये आपको पता है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो देख लिया, बट क्या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना भी मैटर करता है? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम आपको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनने वाले? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल बनने वाले तो ऑब्वियसली मेमोरी तो चाहिए ही सही। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनने के बाद उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ दिमाग लगाओगे ही नहीं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? फुल हो जाए। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जब आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो अवेलेबल होगी नहीं, क्योंकि सारी मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करके बैठे हैं? ऑब्वियसली वो सारे ऑब्जेक्ट जिनको आपने क्या नहीं किया? डिस्ट्रॉय नहीं किया, राइट। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर हम बात करें कि पाइथन और जावा दोनों की बात करते हैं, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअली। तो पाइथन और जावा से पहले जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी वो कौन सी थी? सी प्लस प्लस। देखो सी प्लस प्लस में क्या होता है ना, अगर मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एज ए प्रोग्रामर आपको ही क्रिएट करना है, और उसके लिए कीवर्ड कौन सा होता है? न्यू कीवर्ड, राइट। न्यू कीवर्ड के थ्रू आप सी प्लस प्लस में क्या क्रिएट कर सकते हो? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो, सपोज करो, तो फिर वो भी आप सी प्लस प्लस में एज ए प्रोग्रामर आपको ही करना पड़ता है। उसका कीवर्ड कौन सा होता है? डिलीट, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप सी प्लस प्लस के साथ बात करो तो एज ए प्रोग्रामर आप बहुत केयर करोगे जब आपको क्या क्रिएट करना हो? ऑब्जेक्ट। क्योंकि मान लो आपको कोई जरूरत पड़ी कि आपको क्या क्रिएट करना है? ऑब्जेक्ट। तो जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे आपका काम रुकेगा, और आपका काम रुकेगा तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, राइट। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात आती तो फिर एज ए प्रोग्रामर आप बहुत केयर करने वाले हो, क्योंकि इसके बिना आपका काम रुकने वाला है, और जहां पे काम रुकेगा तो उस काम को करने के लिए आपको बनाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। बट जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने की बात आती है तो अगर आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं भी करोगे उस पॉइंट पे आपका काम चल जाएगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब डिस्ट्रॉय करने की बात आती है तो एज ए प्रोग्रामर इतनी केयर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, और जहां पर आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाए वहां पे ऑब्वियसली आप इतनी केयर करोगे, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि इस अप्रोच में ये दिक्कत है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बढ़ते गए जिनका कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी वो मेमोरी में भी है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नए ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या नहीं मिलेगी? मेमोरी नहीं मिलेगी। तो जो आपके जावा और पाइथन है ना, इन दोनों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई एज ए यूजर, एज ए प्रोग्रामर आप केयर करोगे जब भी आपको क्या क्रिएट करना हो? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, लेकिन डिलीट करते टाइम आप इतनी केयर करते नहीं हो। तो जावा और पाइथन ने क्या किया कि चलो हमारी लैंग्वेज में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए प्रोग्रामर आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता तो अपन क्या सिंटैक्स लिखते हैं? क्लास का नाम और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरीके से, राइट। तो एज ए प्रोग्रामर ये तो आपको ही करना, अगर आपको क्या क्रिएट करना हो? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे तो आप केयर करोगे सही, क्योंकि इसके बिना आपका काम होगा नहीं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के टाइम पे केयर नहीं करते थे, इसके लिए जावा और पाइथन ने एक असिस्टेंट रख लिया कि हम एक असिस्टेंट दे रहे हैं। अब ये जो असिस्टेंट है ना, वो क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने का काम ये असिस्टेंट करेगा, आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जावा और पाइथन में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने का काम आपका एक असिस्टेंट करता है,
और उस असिस्टेंट का नाम एक्चुअली क्या होता है, जीसी, दैट इज गार्बेज कलेक्टर। अगर फुल फॉर्म बात करें अपन तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है। अगर मैं आपसे इतनी स्टोरी के बाद ये पूछूं कि भाई गार्बेज कलेक्टर का क्या रोल होता है, तो क्या आंसर होगा आपका? गार्बेज कलेक्टर का क्या रोल है, या व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गार्बेज कलेक्टर? द मेन पर्पस ऑफ गार्बेज कलेक्टर इज, देखो, टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट बोलोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं करने हैं। कौन से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने जो काम में नहीं आ रहे, तो फिर ऑब्वियसली गार्बेज कलेक्टर का मेन पर्पस क्या है, टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो काम में नहीं आ रहे उनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो काम आ भी रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऑब्वियसली गार्बेज कलेक्टर का पर्पस क्या है, यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, गार्बेज कलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर या यूजर के लिए काम का है, कौन सा काम का नहीं है? ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा? मान लो गलती से इसने अगर कोई काम के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, राइट? तो गार्बेज कलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट के काम का है, कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट यूजर के काम का, कौन सा काम का नहीं है? असिस्टेंट देना तो अच्छी बात है, ये काम कर लेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा इसको? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट से कोई काम लेना है, आप कैसे ले सकते हो? अगर रिलेट करो, आप कैसे ले सकते हो उस ऑब्जेक्ट से काम? अगर ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है, किसके थ्रू करोगे? ऑब्वियसली रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। आपको पता है बिना रेफरेंस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो, एक मान लो आपके पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, सपोज एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको? S1 पॉइंट कर रहा है। मान लो इसके पास क्या है, रोल नंबर है, कितना पढ़ा है? 10। मान लो नेम है, कितना पढ़ा है? सपोज करो XYZ। आपको अगर मान लो इस पहले वाले स्टूडेंट का या पहले वाले ऑब्जेक्ट का रोल नंबर प्रिंट करवाना, कैसे करवाओगे? इसका रोल नंबर प्रिंट करवाना कैसे करवाओगे? S1 डॉट रोल नंबर। नेम करवाना कैसे करवाओगे? S1 डॉट नेम। बट सपोज करो मैं इसको हटा दूं, अब मैं बोलूं ये रहा ऑब्जेक्ट आपके सामने, आपको उसका क्या करना है? रोल नंबर प्रिंट करवाना। क्या आप करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन जो मेरे को चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए या ऑब्जेक्ट को ऑपरेशन करने के लिए जो मेरे को चाहिए, दैट इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल, वो मेरे पास नहीं है, राइट? जैसे सिंपल सी बात है ना कि मान लो जो अपन ने एग्जांपल लिया था, वहां पे अपन ने बोला था कि XYZ मॉडल का जो AC है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, और जो रिमोट है वो आपका क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। सपोज करो AC पे एक भी बटन नहीं है, या फिर AC पे लिमिटेड बटन होता होगा भी, तो एक दो बटन होते हैं, सारा बटन होते नहीं है। मान लो एक भी बटन नहीं है AC पे, और सपोज आपके पास रिमोट था, तब तक मान लो अगर आपको टेम्परेचर डाउन करना आप कर सकते हो, अप करना आप कर सकते हो। बट सपोज करो ये रिमोट खराब हो गया या फिर रिमोट है नहीं अभी आपके पास, तो क्या इस एसी पे आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि एसी पे कुछ भी ऑपरेशन करना तो आपको क्या चाहिए? रिमोट। सेम वे ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना तो आपको क्या चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल। तो अगर रेफरेंस वेरिएबल नहीं है तो क्या इस ऑब्जेक्ट से कुछ काम ले सकते हो? नहीं। और कुछ काम नहीं ले सकते हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट आपके काम का है? नहीं, मतलब आपके लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? यूजलेस। तो यस, गार्बेज कलेक्टर कैसे पता करता है कि यूजर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूजफुल है या यूजलेस है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यूजर इस ऑब्जेक्ट से क्या नहीं ले सकता? कुछ भी काम ले नहीं सकता। और यूजर जब इस ऑब्जेक्ट से कुछ भी काम ले नहीं सकता तो ये ऑब्जेक्ट यूजर के लिए क्या है? यूजलेस। और जैसे उसको पता चलेगा कि यूजलेस है, गार्बेज कलेक्टर इसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय, राइट? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है, इसका मतलब ऑब्वियसली यूजर उससे काम ले सकता है, मतलब यूजर के लिए वो यूजलेस नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर उसको क्या नहीं करेगा? डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो सिंपल वे में गार्बेज कलेक्टर कैसे पता करेगा किस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है? जिसके पास क्या नहीं हो? रेफरेंस वेरिएबल नहीं हो, क्योंकि वैसे भी उस ऑब्जेक्ट को आप काम में ले ही नहीं सकते, राइट? ओके, अब सवाल मेरा यहाँ पे दूसरा एक और क्वेश्चन में रेज करता हूँ। यहाँ पे दो, इस स्टोरी में दो जन है, एक तो गार्बेज कलेक्टर है इस स्टोरी में, और एक है जो प्रोग्रामर आप हो। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, जब बात ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की आती है तो गार्बेज कलेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए प्रोग्रामर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आपका आंसर क्या होगा इस स्टोरी में? गार्बेज कलेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, ऐसा नहीं है कि सारा काम गार्बेज कलेक्टर ही कर देगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सो दैट आपको ये लाइव क्लास याद रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल, मान लो कि इस स्टोरी से समझना, सपोज आपका घर है, राइट? आपने अपने घर में क्या कर रखा है ना, एक मेड को रख रखा है, जो कि ऑब्वियसली सुबह फिक्स टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे आता है। और मान लो आपके घर में जो भी
कुछ भी कचरा वचरा होता है तो उसको बाहर फेंकना या फिर जो भी आपको काम करवाना उससे, राइट। तो सपोज करो कि आपके घर में जो मेड को आपने रख रखा वो रोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग वो सपोज आपके घर पे आता है, राइट। तो लेट्स से मान लो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये आपके घर में जो भी कचरा होगा उसको उठा के क्या फेंकने वाला, बाहर फेंकने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो अगर मैं बोलूं कि कचरे को डिस्पोज करने का काम कौन कर रहा है, तो ये पर्सन कर रहा है जिसको आपने रख रखा है, राइट। बट एज ए घर में रहने वाले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये कल को आए और जहां भी घर में कुछ भी रखा हो उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करेगा। ऑब्वियसली ऐसा करेगा तो दूसरे दिन से अपन नहीं बुलाने वाला उसको, ये क्या करेगा? इसको कैसे पता चलेगा कौन सा काम करनी है? ऑब्वियसली आपके घर में क्या रखा होगा, एक डस्टबिन रखा होगा। पूरे दिन में जो आपकी चीज आपको लगती है काम के नहीं है, आप उठा के किस में डालोगे? डस्टबिन में। तो कल सुबह जब ये आएगा उसको इतना पता है कि डस्टबिन में जो पड़ा वो काम का नहीं है। अगर उसने उठा के बाहर फेंक भी दिया, कल को डस्टबिन में कुछ आपके काम का हुआ, तब भी आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी गलती, आपने उसको डस्टबिन में डाला। डस्टबिन में डालने का मतलब उसको क्या करना है, डिस्पोज करना, उसने कर दिया उसको डिस्पोज, राइट। तो अगर इस पूरी स्टोरी में मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो पर्सन है जिसको अपन मेड बोल रहे घर के लिए, इसको आप बोलो क्या, गार्बेज कलेक्टर। और जो भी ये जो पर्सन घर में रह रहे हैं इसको आप एज ए प्रोग्रामर मानो। तो फिर इस स्टोरी में अगर मैं बोलूं एज ए उस पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कचरे को डिस्पोज करना। गार्बेज कलेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कचरे को डिस्पोज करना, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, राइट। एज ए प्रोग्रामर, एज ए फैमिली मेंबर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरे दिन में जो भी आपको लगे कि मेरे काम की चीज नहीं है, उठा के किसमें डालोगे, डस्टबिन में, ताकि कल जो वो आए वो डस्टबिन से उठा के चीज को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या एज ए फैमिली मेंबर कचरे को डिस्पोज आपने किया है? नहीं। कौन कर रहा है? आपका मेड कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया है, आपने उस कचरे को एक्चुअली में आपने उस आइटम को जो आपके काम में नहीं आ रही है उसको एलिजिबल बनाया है, इसके लिए डिस्पोज करने के लिए। एलिजिबल कैसे बना रहे हो? डस्टबिन में डाल दो। डस्टबिन में डालने से इंडिकेशन मिल रहा है ये काम के नहीं है, ये एलिजिबल है, इसको आप डिस्पोज कर सकते हो, कल सुबह आके वो डिस्पोज कर देगा। तो यहाँ पे एज ए प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। ऑब्जेक्ट कौन डिस्ट्रॉय करेगा? आपका जीसी। आप क्या करोगे? आप एलिजिबल बनाओगे। किसके लिए? ताकि जीसी इसको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि जीसी को इंडिकेशन मिले कि भाई ये मेरे एरिया में है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब कैसे एलिजिबल बनाओगे? सिंपल, जीसी कैसे पता करता है ऑब्जेक्ट काम का नहीं है? अगर उसके पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं। तो एज ए प्रोग्रामर आप जितने ऑब्जेक्ट आपके पास है, अगर आपको लगता है कोई ऑब्जेक्ट आपके काम का नहीं है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप उसके रेफरेंस वेरिएबल को हटा दो। जैसे ही आप उसके रेफरेंस वेरिएबल को हटाओगे, मतलब आप गार्बेज कलेक्टर को इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई ये मेरे को क्या करना है, डिस्पोज करना है, और गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को उठा के क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसके लिए एलिजिबल बनाना, जीसी के लिए एलिजिबल बनाना। एलिजिबल कैसे बनाओगे? उसका रेफरेंस वेरिएबल हटा के। जीसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी इसके एरिया में है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, राइट। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, जीसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोग्रामर के भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो अब कैसे करोगे, क्या होगा, ये अपन बाद में देखते हैं। पहले आप कुछ लिखिए, हेडिंग डालिए, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर, कोई नया टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक चल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है, सब पार्ट है उसका। गार्बेज कलेक्टर लिखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इन पाइथन, अब मैं हर जगह गार्बेज कलेक्टर को जीसी लिखूंगा, तो आप भी लिख सकते हो, आपको पता फुल फॉर्म। इन पाइथन जीसी इज रेस्पॉन्सिबल, इन पाइथन जीसी इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय, इन पाइथन जीसी इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट्स। In Python, GC is responsible to destroy useless object. Second point, if an object doesn't contain any reference variable, if an object doesn't contain any reference variable, if an object doesn't contain any reference variable, then that object will be eligible, for GC. Then that object will be eligible for GC. If an object doesn't contain any reference variable, then that object will be eligible for GC, and GC will destroy that object.
and GC will destroy that object. If an object is not useful for us, if an object is not useful for us, then as a programmer, it is our responsibility. Then as a programmer, it is our responsibility to make that object. It is our responsibility to make that object eligible for GC. To make that object eligible for GC. If an object is not useful for us, then as a programmer, it is our responsibility to make that object eligible for GC. It is our responsibility to make that object eligible for GC. देखो अब यहाँ पे जब आप GC को समझोगे तो आपको एक और चीज समझने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो क्या, देखो देखते हैं अपन। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। अब अपन थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं इसको कि किस तरीके से GC आता है, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। तो अभी तो अपन ने थ्योरेटिकल बात की इसके रिगार्डिंग। चलो यहाँ पे मान लो मैं एक क्लास लिख रहा हूँ, क्लास टेस्ट। ज्यादा कुछ करते नहीं अपन इस क्लास के अंदर, एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं ताकि अपने को पता चले कि हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होते के टाइम पे क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी जस्ट एक ही आर्गुमेंट देते हैं और अभी ज्यादा कुछ काम करवाना नहीं है। मैं जस्ट इसके अंदर क्या प्रिंट करवाता हूँ, कंस्ट्रक्टर। ओके फाइन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट क्लास का, लेट्स से t1 इक्वल टू टेस्ट, राइट। ओके ऑब्जेक्ट हियर। अभी तक का सिनेरियो देखें तो क्या होने वाला है, देखो अभी तक का सिनेरियो तो बहुत ही सिंपल है। क्या होगा, यहाँ से क्लास बन रही है, इग्नोर इट, ये लाइन एम्प्टी है, इग्नोर। यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे क्या हो रहा है, एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि कौन पॉइंट कर रहा है, t1 पॉइंट कर रहा है, व्हिच इज फाइन। ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाना है, कंस्ट्रक्टर के पास। यहाँ से जाओगे कंस्ट्रक्टर के पास, कौन आने वाला आपके पास, सेल्फ आने वाला है। जैसे सेल्फ आएगा, अंदर आओगे, क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपका सेल्फ खत्म, कंट्रोल, यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म। तो अभी तो चलाओगे तो खाली आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, कंस्ट्रक्टर। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अगर मैं बोलूं लाइन नंबर 5 जो है, उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट आपने लिखा है, राइट, क्या ये ऑब्जेक्ट एलिजिबल है क्या जीसी के लिए, नहीं है, क्योंकि अभी इसके पास एक रेफरेंस वेरिएबल है, कौन सा, t1। जब तक ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है, वो किसके लिए एलिजिबल नहीं है, जीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मान लो मेरे को लाइन नंबर 5 के बाद लगा कि ये ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था ये मेरे काम का है नहीं, और मेरे काम का है नहीं तो मुझे क्या करना है, इसको एलिजिबल बनाना है, किसके लिए, जीसी के लिए। कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सा रेफरेंस वेरिएबल है, t1। मैं एक काम करता हूँ, इस t1 को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कैसे करोगे, सिंपल है, जस्ट आपको क्या यूज करने की रिक्वायरमेंट, डिलीट करने के लिए del, क्या लिखोगे, t1। देखो अपन ने जब इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट किया था तब भी del लगाया था। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे ये बताने के लिए कि इंस्टेंस वेरिएबल है, आगे आपने रेफरेंस वेरिएबल डॉट इंस्टेंस वेरिएबल लिखा होगा। ये बताने के लिए कि स्टैटिक वेरिएबल, आगे आपने क्लास नेम डॉट ये लिखा होगा। अगर आपको नॉर्मल वेरिएबल को करना है तो फिर डायरेक्ट del t1। तो यहाँ से जैसे ये लाइन नंबर 6 चलेगी ना, देखो आप समझना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। जैसे ये लाइन नंबर 6 चलेगी, ऑब्वियसली क्या होने वाला आपका, t1 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। जैसे t1 खत्म हुआ, इस ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब अब ये किसके लिए एलिजिबल है, जीसी के लिए। तो लेट्स से इसके पास कौन आया, इसके पास आया जीसी। तो थोड़ा समझना आराम से, जीसी बोलता है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जीसी इसको डिस्ट्रॉय, मतलब जीसी ने आके इसको बोला आई एम गोइंग टू किल यू, राइट, मेरे एरिया में अब तुम, ऑब्वियसली मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, राइट। सपोज करो, मान लो कि तुम्हारे पास आके कोई पर्सन ऐसा बोले तुम्हें कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें किल करने वाला हूँ, राइट। और मान लो तुम्हें पता है कि सामने वाला ज्यादा पावरफुल है, तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो फिर ऑब्वियसली आपका रिएक्शन क्या होगा, रोने के अलावा रिएक्शन हो नहीं सकता। सपोज करो लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को आके जीसी ने बोला कि आई एम गोइंग टू किल यू, ऑब्जेक्ट को पता है कि जीसी मेरे से ज्यादा पावरफुल है तो ये कुछ कर नहीं सकता, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो गार्डनर ने इसको बोला कि देख वो तो कुछ सकता नहीं है क्योंकि ये मेरा काम है, तो ऑब्वियसली मेरे को किल तो करना पड़ेगा तेरे को, लेकिन चल तूने रोना स्टार्ट कर दिया तो अगर मरने से पहले कोई लास्ट विश है तो मेरे को बता सकता, राइट। आई ट्राई कि उसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ऑब्वियसली मैं तेरे को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट ने बोला चलो ठीक है, तो ऑप्शन है ही नहीं, अगर मरना है तो फिर मेरी एक लास्ट विश है, वो क्या है, देखो एक काम करो कि मेरे साथ
एक डेटाबेस का कनेक्शन ओपन है या मेरे साथ एक फाइल का कनेक्शन ओपन है, राइट, पहले तुम उसको क्लोज कर दो क्योंकि वो ओपन नहीं रहने चाहिए। एक बार तुमने उसको क्लोज कर दिया ना, उसके बाद भले मेरे को डिस्ट्रॉय कर देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है ये जो नाम ले रहा हूं ना कि इस ऑब्जेक्ट के साथ डेटाबेस का एक कनेक्शन ओपन है, फाइल का एक कनेक्शन ओपन है, राइट। कनेक्शंस इनको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। डेटाबेस हो गया, फाइल हो गया, इनको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं, राइट। अब क्या मतलब होता है कि कनेक्शन ओपन रहने से क्या लॉस है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मान लो फाइल पे आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है, या फिर आपको पता है आजकल के प्रोजेक्ट में हमेशा क्या होता है, आपको अगर डेटा स्टोर करवाना है या अगर आपको डेटा ऑब्वियसली डेटा स्टोर करवाना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? डेटाबेस की, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे ये आपका डेटाबेस है जिसमें आपका क्या स्टोर होने वाला है? आपका डेटा स्टोर होने वाला है। तो मान लो पाइथन के प्रोग्राम से आपको डेटाबेस में क्या करना पड़ सकता है? डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना पड़ सकता है, या डेटाबेस से क्या करना पड़ सकता है? डेटा रीड करना पड़ सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? पूरा डेटा। जैसे मान लो सपोज करो कि आप कोई सा भी प्रोजेक्ट चला रहे हो, लेट्स सपोज आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, राइट। क्या मतलब है? जैसे ही आप लॉग इन करोगे अपनी प्रोफाइल, डेटा रीड होके आपके पास आने वाला है, आपसे रिलेटेड जो डेटा होगा वो रीड होके आपको दिखेगा। जैसे ही आप मान लो कोई पोस्ट करना चाहोगे, मान लो आप नई कोई इमेज पोस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? वो आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ताकि वो वहां पे रहे परमानेंटली, कि अगली बार जब आप अपनी प्रोफाइल लॉग इन करो आपको वो इमेज दिखे। तो प्रोजेक्ट इज नथिंग, खाली पूरा काम किस पे होता है? डेटा पे। और जिसमें दो ही काम होता है एक्चुअली, डेटा को स्टोर करवाना, डेटा को रीड करना, राइट। तो ऑब्वियसली आपको जब पाइथन में प्रोजेक्ट बनाओगे तो पाइथन के प्रोग्राम को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? डेटाबेस से, ताकि वो डेटाबेस में किसी डेटा को स्टोर करवा सकता है, डेटाबेस से किसी डेटा को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, राइट। तो जब भी डेटाबेस हो, फाइल हो, इनके साथ अगर कुछ भी काम करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डेटाबेस के साथ क्या करोगे? कनेक्शन ओपन करोगे। एक बार कनेक्शन ओपन हो गया, उसके बाद जो भी आपका काम है वो आप काम कर सकते हो। लेट्स से आपका काम रीड करना था या डेटा को स्टोर करना था, जो भी करना वो आप कर सकते हो। एट लास्ट जब आपका काम खत्म हो जाए, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू क्लोज द कनेक्शन। आपको लास्ट में कनेक्शन को वापस क्या करना है? क्लोज करना है। क्योंकि अगर आप कनेक्शन को क्लोज नहीं करते हो, इससे बहुत इश्यूज हो सकते हैं। पता क्या इशू हो सकता है? सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर रखा है? डेटाबेस से कनेक्शन ले रखा है, राइट। देखो जो भी रिसोर्स होता है ना, हर एक रिसोर्स की लिमिट होती है कि एक साथ में इतने कनेक्शन दे सकता हूं, एक साथ इतने लोग आ सकते हो। ऑब्वियसली जैसे इस डेटाबेस की लिमिट है कि एक साथ में कितने कनेक्शन दे सकता हूं? 10। उसके बाद में नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद में अगर कनेक्शन दूंगा तो स्लो हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए मैक्सिमम में कितने कनेक्शन दे सकता हूं? 10। सपोज करो ऑब्जर्व करना सिनेरियो क्या हो सकता है। मान लो 10 ऑब्जेक्ट है जिसने इससे ऑलरेडी कनेक्शन ले लिया, 1 2 3 4 सबने इन 10 के 10 ने क्या ले लिया? कनेक्शन ले लिया। अब सपोज आराम से देखना, मान लो कि 10 के 10 जो ऑब्जेक्ट है इनके पास से अपन ने क्या हटा दिया? रेफरेंस वेरिएबल हटा दिया। और रेफरेंस वेरिएबल हटा दिया, गार्बेज कटर ने इनको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय। अब गार्बेज कटर ने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन इनके कनेक्शन अभी भी क्या पड़े? ओपन, राइट। अब इन कनेक्शन को कौन क्लोज कर सकता है? ये ऑब्जेक्ट ही क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो क्या हो चुके हैं? डिस्ट्रॉय। तो इनके कनेक्शन किस मोड में रहेंगे? ओपन मोड में। अगर इनके कनेक्शन ओपन मोड में रहते हैं, मान लो इतने में कोई 11th ऑब्जेक्ट आता है जिसको क्या चाहिए? इससे कनेक्शन चाहिए। मान लो उसको कोई डेटा रीड करवाना है या राइट करवाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वेट। कब तक? जब तक इन 10 में से कोई कनेक्शन क्या नहीं कर दे? छोड़ नहीं दे या रिलीज नहीं कर दे। लेकिन इन 10 में से कभी कोई कनेक्शन रिलीज होने वाला है नहीं। इसका मतलब आपका ये रिसोर्स क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इस रिसोर्स से अब कोई काम कर ही नहीं सकता, राइट। तो जनरली जब रिसोर्स के साथ काम करते हैं, लास्ट में अपने को क्या करना चाहिए? कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, आप अपन बाद में देखेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में इसको बताया है। तो इसका मतलब पता है क्या है ना, जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास जीसी आएगा, राइट, ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रोना स्टार्ट कर रहा है कि मेरे को मत मारो, मेरे को मत किल करो। तो जीसी बोलेगा मैं ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम है, मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। कोई लास्ट विषय तो बता दो। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा? मेरे पास ये कनेक्शन ओपन है, ये कनेक्शन ओपन है, पहले तुम उसको क्लोज कर दो, उसके बाद मेरे को डिस्ट्रॉय कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट की, देखो मैं रिलेट कर रहा हूं, सुनना, गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट की लास्ट विश को पूरी करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले उस पे एक चीज को कॉल करेगा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे।
डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले, इसीलिए नाम क्या होता है? डिस्ट्रक्टर। अब सवाल ये, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते? नाम क्या होना चाहिए? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। डिस्ट्रक्टर कैसे लिखते? नाम क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जर्व हियर, डिस्ट्रक्टर का जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीएल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये भी क्या लेता है? सेल्फ। देखो सेल्फ लेगा या नहीं लेगा ये आप खुद से जज कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट होता है? जब, सॉरी, कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसको मतलब ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना होगा, और ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना तो क्या चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल। इसलिए पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या पास करवाता है? सेल्फ। अब मेरे को ये बताओ डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, राइट? तो इसका मतलब इसको किसके साथ काम करना है? ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ काम करना तो क्या चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल। इसलिए डिस्ट्रक्टर में पाइथन पहला आर्गुमेंट खुद पास करवाता है, एंड दैट इज व्हाट? रेफरेंस वेरिएबल। अभी के लिए अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूं, चलो आप ऊपर स्टोरी को रिलेट करो, आप चीजों को याद मत करो। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे करो, डिस्ट्रक्टर का मेन पर्पस, मैं आपसे ये करूं, कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करना, जो अपन ने देखा, राइट? डिस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या है? अभी स्टोरी जो अपन ने देखी, डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखना चाहिए आपको? कैसा कोड लिखना चाहिए? रिसोर्स को क्लोज करने वाला कोड, क्योंकि ये लास्ट विश के रूप में डिस्ट्रक्टर को कॉल क्यों कर रहा है? ताकि आपके कनेक्शन क्लोज हो जाए। तो जो भी उसके रिगार्डिंग कोड है वो आप किसमें लिखोगे? डिस्ट्रक्टर। इसको बोलते हैं क्लीन अप कोड। क्लीन अप कोड मतलब लास्ट में जो भी एक्टिविटी आपको क्लीन करनी है वो, उस कोड को क्या बोलते हैं? क्लोज करने वाले कोड को क्लीन अप कोड। मतलब अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर? टू राइट क्लीन अप कोड। जो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले उसका कुछ क्लीन अप करवाना हो, कनेक्शन क्लोज एंड ऑल, तो वो कोड आप किसमें लिखोगे? डिस्ट्रक्टर में। क्योंकि गार्बेज कलेक्टर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले उस पर क्या कॉल करेगा? डिस्ट्रक्टर, ताकि जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है वो क्या हो जाएंगे? बंद, और उसके बाद गार्बेज कलेक्टर उसको क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, राइट? तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अभी के लिए अपने पास कोई क्लीन अप कोड नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कि गार्बेज कलेक्टर इसको चलाता है या नहीं, इसलिए अभी के लिए मैंने इसके अंदर क्या प्रिंट करवाया? डिस्ट्रक्टर। तो ऑब्जर्व करो आउटपुट क्या आने वाला है। देखो यहां तक तो आपको पता था कि आउटपुट क्या आएगा, एक क्या आएगा? कंस्ट्रक्टर। अब देखो इस लाइन को देखो, जैसे ही आपने बोला DEL T1, मतलब T1 क्या हो जाएगा? डिलीट। जैसे T1 डिलीट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, आएगा कौन? जीसी। जीसी इसको डिस्ट्रॉय करने वाला होगा। ऑब्जेक्ट बोलेगा मेरी एक लास्ट विश है, जीसी बोलेगा अच्छा तेरी लास्ट विश तूने किसमें कर रखी है? ये बोलेगा मैंने किसमें कर रखी है? डिस्ट्रक्टर में। जीसी बोलेगा चल मैं तेरे पे पहले क्या चला देता हूँ? डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर खत्म होने के बाद तेरी लास्ट विश खत्म हो जाएगी, मैं तेरे को क्या कर दूंगा? डिस्ट्रॉय। तो अब जीसी इस पे क्या चलाने वाला है? डिस्ट्रक्टर। और जैसे डिस्ट्रक्टर चलेगा ऑब्वियसली कौन आएगा? सेल्फ आएगा। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? डिस्ट्रक्टर। उसके बाद जैसे ये डिस्ट्रक्टर खत्म, इसका सेल्फ खत्म, और जैसे डिस्ट्रक्टर खत्म जीसी इसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। और ऑब्वियसली इसके बाद नीचे कुछ लाइन है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है? खत्म। एक बार चला के देखते हैं आउटपुट में क्या दिखेगा आपको? कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्या दिखेगा? डिस्ट्रक्टर। एक बार चलाते हैं अपन इसको। ऑब्जेक्ट हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल। और यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो पहले आपको क्या दिख रहा है? कंस्ट्रक्टर। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? डिस्ट्रक्टर। सवाल ये है यहाँ पे, देखो अगेन समझना फ्लो को। कंस्ट्रक्टर को किसने कॉल किया? जैसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को किसने कॉल किया? जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर को कौन कॉल करेगा? गार्बेज कलेक्टर कॉल करेगा, राइट? तो ये डिस्ट्रक्टर किसने कॉल किया है? गार्बेज कलेक्टर ने। तो स्लाइड डाउन पहले कुछ लिखिए। हेड डालिए आप डिस्ट्रक्टर, हेड डालिए आप डिस्ट्रक्टर, और इसके अंदर लिखिए first point, the main purpose of destructor, the main purpose of destructor, main purpose of destructor is to perform cleanup activity, is to perform cleanup activity, is to perform cleanup activity regarding the object. The main purpose of destructor is to perform cleanup activity regarding the object. cleanup activities कर लो क्योंकि मल्टीपल चीजें हो सकती है। The main purpose of destructor is to perform cleanup activities regarding the object. Second point, before destroying any object, GC will first call destructor
GC will first call destructor on that object. Before destroying any object, GC will first call destructor on that object. Before destroying any object, GC will first call destructor on that object. GC will first call destructor on that object. फाइन, इसके बाद ये लिखने के बाद आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कि इसका आउटपुट क्या होगा ना। जस्ट राइट इट डाउन, लिख दिया। ओके, फाइन। अभी कुछ एग्जांपल अपन और देखते हैं यहाँ पे, सो दैट यू विल गेट रियलाइज कि एक्चुअली क्या कुछ होता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ पहले, ऑल्दो उसका यूज बाद में आएगा, लेकिन अभी पहले उसकी भी रिक्वायरमेंट है अपने को, तो एक बार मैं पहले उसको समझाता हूँ, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो वो आराम से देखना, वापस से अपने एग्जांपल लिखेंगे। पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, जैसे प्रिंट राइट, लेट्स से मैं लिखा हाई राइट, ओके। उसके बाद मान लो मैं एक और प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा बाय राइट, ओके फाइन, ओके। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है ना, जैसे अभी अगर इसको चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, इसमें तो मेरे को कोई डाउट है नहीं, इसमें मेरे को डाउट है नहीं, ऑब्वियसली आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि पहले हाई आए, उसके बाद 30 सेकंड तक वेट करें, अगर 30 सेकंड के बाद क्या प्रिंट हो, बाय प्रिंट हो, राइट। तो आप ऐसा किस तरीके से कर सकते हो, ऑल्दो ये अपन बाद में एक चैप्टर पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग, वहां पे ये ज्यादा यूज आने वाला है, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे इसको। बट अभी के लिए अगर आपको प्रोग्राम को चलते चलते बीच में कुछ मोमेंट के लिए रोकना है, तो पाइथन के अंदर एक पहले से फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, स्लीप फंक्शन, उसको आप कॉल कर सकते हो। इसके अंदर आप पास करवा सकते हो टाइम सेकंड्स में, लेट्स से कितना रोकना है, 30 सेकंड या लेट्स से 15 सेकंड रोकना है अपने को, मैंने क्या पास करवाया 15, तो ऑटोमेटिक लाइन नंबर 2 पे ये प्रोग्राम कितने सेकंड के लिए रुकेगा, 15 सेकंड के लिए, राइट। लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, रीजन इज क्योंकि एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपने कौन सा फंक्शन यूज किया, स्लीप फंक्शन, राइट। लेकिन जो स्लीप फंक्शन, पाइथन में जो फंक्शन होते हैं ना, हर एक फंक्शन किसी न किसी मॉड्यूल में अवेलेबल होता है। अब सवाल ये मॉड्यूल क्या होता है, अभी के लिए आप ऐसा माने कि एक तरीके से क्या होता है, फोल्डर होता है, उसमें अवेलेबल होता है, राइट। बाकी आप खुद का मॉड्यूल भी बना सकते हो, उससे क्या फायदा मिलने वाला है, कब अपने को खुद का मॉड्यूल बनाना है, सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे अपन मॉड्यूल। अभी के लिए ये जिस मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है ना, उसका नाम क्या होता है, टाइम। और मॉड्यूल सीधा नहीं आता है, मॉड्यूल से काम है तो पहले बुलाना पड़ता है, बुलाने के लिए आपको इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा। अभी इग्नोर करो इसको कि ये ऊपर क्या लिख रखा है, इसको इग्नोर करो, ये टाइम मैंने क्यों लिख रखा है, मॉड्यूल क्या होता है उसको इग्नोर करो। अभी के लिए मैं जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाइन नंबर
फ्री पे अगर आप देखोगे तो आपका प्रोग्राम कितने सेकंड के लिए रुका हुआ रहेगा, 15 सेकंड के लिए, राइट। अभी खाली मेरे को ये बताना है, बाकी ये मॉड्यूल बाद में देखेंगे अपन। जस्ट एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, और जैसे आप चलाओगे you'll see the impact। यहाँ पे देखो हाई आया, उसके बाद आपका प्रोग्राम अभी वेट कर रहा है, अभी आपका बाय प्रिंट नहीं हो रहा जो सबसे लास्ट में था, क्योंकि पहले 15 सेकंड का वेट होने वाला है, और 15 सेकंड का वेट होने के बाद अगला आएगा, और अगला कौन सा है, बाय, राइट। देखो कहाँ पे यूज होता है ये फैसिलिटी, बहुत सारी जगह पे यूज होती है। आपने कभी देखा, आप गैलरी, जैसे गैलरी में अपनी फोटोज देख रहे हो, आप फोटोज में आप क्या लगा सकते हो, स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। स्लाइड शो में क्या आता है, एक फोटो आया, 10 सेकंड के लिए रुका रहा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरा फोटो आ गया, 10 सेकंड के लिए रुका रहा, ऑटोमेटिक कौन सा आ गया, तीसरा आ गया। कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, जस्ट खाली एक एक करके फोटो आ रहा है गैलरी से, और हर एक के बाद क्या लगा रखा है, टाइमर लगा रखा है, कितना, 10 सेकंड का, या जो भी आप टाइमर सेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक वो उतने सेकंड वहां पे वेट करता है, और उसके बाद अगला आ रहा है, उतने सेकंड वेट कर रहा है, उसके बाद अगला आ रहा है। तो अगर कभी प्रोग्राम को कुछ मोमेंट के लिए रोकना हो, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो, स्लीप फंक्शन को, राइट। अभी इतना ही दिमाग लगाए, बाकी आगे टाइम क्या है, उसको ये ऊपर क्या लिखा पहली लाइन में, अभी ये सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अभी जो एग्जांपल मेरे को लेना है उसमें मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो आप मेरे को बताना क्या आउटपुट आएगा उसका, राइट। अभी के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अभी चलो कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, दैट इज फाइन। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, that is t1 equal to test, t2 equal to test, right, t3 equal to t1, right, dl t1, और उसके बाद टाइम डॉट स्लिप ऑफ 2 या 2 सेकेंड, ठीक है, ओके। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट CST, ओके, यहाँ पे उसके बाद अब हम प्रिंट करवाते हैं CST1, ओके। यहाँ पे अपन लिखते हैं DL T2, अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे DL T2 के बाद ये कुछ, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ DL T3, और T3 के बाद अगेन ये कुछ। चलिए ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको मेरे को बताना है इसका आउटपुट क्या होगा, और मैं यहाँ पे ऊपर होता है, अभी इसको इग्नोर करें आप। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने पहले इतना कॉम्प्लेक्स इसको बना दिया, मतलब इतना लिख के, बाकी है कुछ नहीं। तो एक बार आप काम करें ना, एक बार पहले तो आप इसको लिख ले अपनी नोटबुक में, ताकि आप आउटपुट फैच कर पाओगे इसका। एक बार लिखिए, उसके बाद आउटपुट फैच करने की ट्राई करें, इसका आउटपुट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, खाली आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, और इससे आपको पूरा फुल प्रूफ पता चल जाएगा किस तरीके से जीसी एंड डिस्ट्रक्टर वर्क करता है। तो अगेन मैं और जो सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकता है मैं वो आपको दे रहा हूँ, ताकि आप ये समझे कि कॉम्प्लेक्स कोई चीज होती नहीं एक्चुअली। अगर आपको फ्लो पता है तो कोई सेम ही चलने वाला कुछ नहीं, बहुत इजीली आप इसका आउटपुट फेच कर पाओ। टाइम डॉट स्लिप आपको पता है, जहां पर भी यूज किया प्रोग्राम वहां पे उतने टाइम के लिए रुकेगा। जैसे अपन टाइम डॉट स्लिप ऑफ 2 यूज कर रहे ज्यादातर, 2 सेकंड के लिए प्रोग्राम रुकेगा वहां पे, जब भी वो लाइन चलेगी। तो लिखने के बाद आपको फेच करने की ट्राई करिए अपने हिसाब से आउटपुट, किसका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए।
Just go step by step. You will easily going to find the things. आप लाइन बाय लाइन देखिए, पहली लाइन से क्या होगा, दूसरी लाइन से क्या होगा, एंड देन फ्लो के हिसाब से चलते जाइए आपको। अब एक लाइन को ट्रेस करिए कि हर एक लाइन की वजह से, हर एक इंडिविजुअल लाइन की वजह से क्या होने वाला है। तो चलो अपन ट्रेस करने की ट्राई करते हैं, आप देखना क्या कुछ हो रहा है। तो पहले तो अगर अपन ट्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होने वाला है, पहले तो ये क्लास बन गई, यहाँ तक तो अपन करते हैं इग्नोर, राइट। लाइन नंबर 7 से पकड़ते हैं, एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, T1। एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, T1। ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा, यहाँ से कंस्ट्रक्टर के पास। चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास, कौन आने वाला आपका, सेल्फ आने वाला है। ओके फाइन। नाउ जैसे अंदर आओगे क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर। तो मैं इधर लिखता जाता जो प्रिंट हो रहा है, पहले प्रिंट हो गया क्या, कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद ये खत्म तो इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा आ गया यहाँ पे। एंड उसके बाद ऑब्वियसली T2 इक्वल टू टेस्ट, एक और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, कौन पॉइंट करेगा इसको, T2 पॉइंट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट बनते क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टर चलने वाला है, अगेन ये कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, कौन आने वाला है, सेल्फ आने वाला है। ओके, अंदर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद ये खत्म तो इसका सेल्फ खत्म, उल्टा वापस यहाँ पे। अब देखो लाइन नंबर 3 से क्या, ये लाइन नंबर 9 से क्या होने वाला है, ये थोड़ा समझने का पॉइंट है। और यहाँ पे देखना, देखो क्या मतलब है, T3 इक्वल टू T1, क्या होने वाला है इससे, T3 इक्वल टू T1, जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख रही है, क्या होने वाला है इससे, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट करेगा उसको, T3। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे एक्चुअली पहले एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आपका पाइथन में तभी बनेगा जब आपने क्लास का नाम आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज इस तरीके से कुछ कर रखा है, जो कि आप लाइन नंबर 9 पे नहीं कर रहे। तो लाइन नंबर 9 से कोई चांस नहीं है कि आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। लाइन नंबर 7 और 8 पे वो हो रहा है, बट लाइन नंबर 9 से कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो फिर होगा क्या लाइन नंबर 9 से, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट हियर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा लिखा हुआ, सपोज करो, देखो ये वही है, आपको मैं बोलूं ऐसा लिखा हुआ है x इक्वल टू 10, और मैं बोलूं ऐसा लिखा मैंने y इक्वल टू x। अच्छा, क्या होगा इन दोनों लाइन को अगर आप ट्रेस करोगे तो पहले एक x बनेगा, वैल्यू कितनी होगी इसमें 10। अब y में क्या जाएगा, जो किस में पड़ा है, x में, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले में जाता है, क्या जाता है, जो राइट साइड में, मतलब y में क्या जाएगा, जो x में पड़ा है। x में कितना पड़ा है 10, तो y में कितना जाने वाला आपका 10। तो अगर देखोगे इस लाइन के बाद, तो y में वही वैल्यू होगी जो कि किसमें है, x में। यही तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्जेक्शन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, देखो अगर आप लाइन नंबर 9 को ध्यान से देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो T1 में पड़ा है वो किस में चला जाएगा, T3 में। अब सवाल ये है T1 में क्या पड़ा है, T1 में ऐसी चीज पड़ी है कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो T3 में भी वही चला जाएगा, मतलब T3 में ऐसी चीज चली जाएगी कि ये भी इसी को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो जो अपन ने एक टाइम पे बात की थी एक्चुअली कि एक ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी। तो यहाँ पे देखो पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने रेफरेंस वेरिएबल है, दो, एक तो आपका T3, दूसरा आपका कौन सा T1। तो मेक श्योर लाइन नंबर 9 की वजह से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, जब तक आप ऐसा कुछ नहीं लिखते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, जैसे सिंपल है। फाइन, ओके। तो यहाँ पे T1 में जो पड़ा था वो T3 में चला गया, मतलब T1 जिसको पॉइंट कर रहा था T3 भी उसी को पॉइंट करने लग गया। अब नेक्स्ट आओ DEL T1, किसको डिलीट करो, T1 को। देखो T1 डिलीट हो जाएगा, क्या दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट अभी गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल है, नहीं,
क्योंकि पहले वाले के पास क्या है, T3 है, दूसरे वाले के पास क्या है, T2 है। अगर किसी के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है तो वो किसके लिए एलिजिबल नहीं है, जीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर दोनों में से अभी कोई भी जीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। नीचे आओ, 2 सेकंड की स्लिप होगी, उसके बाद जब नीचे आएगा तो क्या प्रिंट होगा, CSD, ओके CSD। उसके बाद चलो अगेन नीचे देखते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, उसके बाद आप कर रहे हो DEL T2, T2 को भी क्या कर दो, डिलीट कर दो। जैसे ही T2 डिलीट होगा, यहाँ पे मैं आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा हूं, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट जीसी के लिए एलिजिबल है, यस। कौन से वाला, सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है। तो जैसे ये जीसी के लिए एलिजिबल है, इसके पास कौन आएगा, जीसी, और इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले इस पे क्या कॉल करने वाला है, डिस्ट्रक्टर। तो फिर इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले इस पे डिस्ट्रक्टर चलेगा, डिस्ट्रक्टर चलेगा तो कौन आएगा, सेल्फ, और उसके बाद ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद ये खत्म, इसका सेल्फ खत्म, और जैसे डिस्ट्रक्टर खत्म ये ऑब्जेक्ट जीसी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। अभी की स्टोरी ये है। उसके बाद DEL T2 के बाद 2 सेकंड की स्लिप के बाद जब बाहर आओगे तो क्या प्रिंट होगा, अगला CST1, ओके। उसके बाद DEL T3 को भी डिलीट कर दो। जैसे ही आपका T3 डिलीट होगा, क्या पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास कोई रेफरेंस वेरिएबल है, नहीं। इसका मतलब किसके लिए एलिजिबल है, जीसी के लिए। तो कौन आएगा, जीसी डिस्ट्रॉय करने से पहले किसको चलाएगा, डिस्ट्रक्टर को। तो डिस्ट्रक्टर का क्या आएगा, यहाँ पे सेल्फ आएगा, और जब चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर। उसके बाद डिस्ट्रक्टर खत्म तो उसका सेल्फ खत्म, और डिस्ट्रक्टर खत्म होते इस ऑब्जेक्ट को जीसी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। आओ नीचे, 2 सेकंड की स्लिप के बाद जैसे ही बाहर आओगे, लास्ट में क्या प्रिंट होगा, एंड। तो आउटपुट ये है, डायग्राम ये है। अगेन आउटपुट मैटर नहीं करता, अगर आप ये कौन कब आ रहा है ये आपको पता है तो फिर आउटपुट चेंज होगा, लेकिन फ्लो कभी चेंज होगा नहीं। तो एक बार चला के देखते हैं वेदर ऐसा कुछ अपने को स्क्रीन पे दिखता है जो अपन ने फैच किया या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व, तो खाली टाइम पास है कि इतना बड़ा है, इसका आउटपुट इतना बड़ा आएगा, बाकी कुछ नहीं। देखो कोई 2 सेकंड की स्लिप चल रही है आपकी, कंस्ट्रक्टर 2 बार आ रहा है, फिर CSD आ रहा है, फिर डिस्ट्रक्टर आ रहा है, फिर CSD1 आ रहा है, फिर डिस्ट्रक्टर आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। सो जैसा आपने ट्रेस किया बिल्कुल उसी पैटर्न में ये चल रहा है। यू कैन राइट इट डाउन, ये पहले लिख चुके हो आप, खाली ट्रेसिंग आपको लिखनी है जो कि आप कर सकते हैं। अगेन फ्लो वो ये है, अगर किसी के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है तो जीसी उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। मतलब जीसी के एलिजिबल है, डिस्ट्रॉय करने से पहले क्या चलाएगा, डिस्ट्रक्टर। फाइन। अगर देखो यहाँ पे, चलो ये समझ तो आपको आ गया होगा, बट दिमाग में एक डाउट आपके आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं जनरेट करता हूँ। ये जो मैंने अभी तक तो किसी एग्जाम्पल को दिखाने के लिए स्लिप का यूज नहीं किया था, फिर ये हर बार मैं 2-2 सेकंड की स्लिप पे क्यों डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या मैं ऐसे ही स्लिप समझाने के लिए कर रहा हूँ या फिर कुछ डिस्ट्रक्टर में हो रहा है उसके लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली में कुछ डिस्ट्रक्टर में हो रहा है इसके लिए कर रहा हूँ, और वो क्या हो रहा है तो वो समझने की ट्राई करते हैं कि अगर ये स्लिप नहीं डाला होता ना तो एक प्रॉब्लम थी इससे। क्या प्रॉब्लम थी पहले अब वो जानने की ट्राई करते हैं। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम देता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ इस केस में क्या होगा। लेट्स से ये मान लो ये है T1 इक्वल टू टेस्ट, क्योंकि अगेन यहाँ पे T1 इक्वल टू टेस्ट है, तो एक एक पॉइंट को रिलेट करो कि क्या पे काम आ रहा है। एक भी ऐसा एस्पेक्ट होना नहीं चाहिए जो पूछा जाए आपसे जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ से मैं कर रहा हूँ ना, एक काम करते हैं TL T1 और लास्ट में मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, एंड। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत इजीली आप मेरे को दे सकते हो, क्या आंसर होगा इसका, बोलो। चलो एक और काम करते हैं, थोड़ा बेटर है कि आपको दिखेगा अच्छे से। लेट्स से N1, लेट्स से एक और लिख लेते हैं N2, है ना। ओके चलो मेरे को बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका। बहुत सिंपल है, क्योंकि कैसे आएगा कैसे चलेगा, देखो इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ तक तो क्लास है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है,
ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, T1, ऑब्जेक्ट बनते कौन चलेगा, कंस्ट्रक्टर, चलाते यहां से कंस्ट्रक्टर, कौन आएगा, सेल्फ, ओके, अंदर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर, ओके, उसके बाद ये खत्म, इसका सेल्फ खत्म, उल्टा आ जाओ वापस यहाँ पे, डीएल T1 मतलब T1 क्या हो जाएगा, डिलीट, तो T1 को कर दो डिलीट। जैसे T1 डिलीट हुआ, क्या इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है, नहीं, तो फिर ऑब्वियसली कौन आएगा, डिस्ट्रक्टर, और कौन आएगा, जीसी, जीसी इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले इस पे क्या चलाएगा, डिस्ट्रक्टर, जैसे डिस्ट्रक्टर चलेगा इसके पास कौन आएगा, सेल्फ, राइट, ओके, ऑब्वियसली सेल्फ आएगा और उसके अंदर फिर डिस्ट्रक्टर चलेगा, क्या प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर खत्म तो इसका सेल्फ खत्म और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, फिर लास्ट में क्या प्रिंट होगा, एंड 1 एंड 2, एंड 1 एंड 2। ऐसा कुछ अगर दिमाग चल रहा है ना तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, इसीलिए मैं वो बार बार स्लिप को यूज कर रहा था। देखो प्रॉब्लम फ्लो में नहीं है, फ्लो तो अभी भी वैसा ही चल रहा है, प्रॉब्लम एक चीज में कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम अपन ने पाइथन के देखे हैं या जितने भी प्रोग्राम अपन ने चलाए हैं, बाय डिफॉल्ट देखो प्रोग्राम को कौन चलाता है, एक्चुअली प्रोग्राम को चलाता है आपका थ्रेड। अभी थ्रेड क्या होता है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में अपन इसको डिस्कस करेंगे। हमेशा प्रोग्राम को कौन चलाता है, थ्रेड। बाय डिफॉल्ट अभी तक जितने भी प्रोग्राम चलाए, हर एक प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है पाइथन का, वो होता है मेन थ्रेड, उसका नाम क्या होता है, मेन थ्रेड। तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम आपने चला के देखे ना, कौन चला रहा था आपके प्रोग्राम को, मेन थ्रेड, राइट। कितना थ्रेड है, एक ही थ्रेड, कौन, मेन थ्रेड, वही आपके प्रोग्राम को चला रहा है। तो मल्टी थ्रेडिंग में अपन पढ़ेंगे कि आप 10-15 जितने थ्रेड चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप 4-5 पर्सन क्रिएट कर सकते हो, सबको बोल सकते हो कि साथ में चलाओ, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली जैसे ही देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं मेरे को कि इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, T1 इसको पॉइंट करेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो सेल्फ आएगा, सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, डीएल T1 क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। T1 के डिस्ट्रॉय होने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आएगा, जीसी। अब देखो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा जीसी, जैसे ही जीसी आता है ना, इस मोमेंट पे आपके इस प्रोग्राम के अंदर देयर आर 2 थ्रेड्स, एक तो आपका मेन थ्रेड जो कि है ही सही, दूसरा जीसी खुद एक थ्रेड है। दूसरा कौन सा थ्रेड है, जीसी थ्रेड। अब पता है क्या होगा, जीसी को इस पे कौन सी मेथड चलाना है, डिस्ट्रॉय करने से पहले क्या चलाना है, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कौन चलाएगा, जीसी, और जो इससे नीचे लिखा हुआ कौन चलाएगा, मेन। तो ये दोनों पैरेलल में चल सकते हैं, मतलब ये बीच में आ सकता है, ये पहले आ सकता है, देयर इज नो श्योरिटी। ऐसा नहीं होगा कि पहले डिस्ट्रक्टर खत्म होगा फिर ये नीचे चलना स्टार्ट होगा, ऐसा कब होता, अगर एक ही पर्सन चलाने वाला होता, मान लो ऐसा सिनेरियो समझो, एक ही पर्सन होता, उसको ही सब कुछ काम करना है, तो क्या करेगा, पहले ये किया, फिर डिस्ट्रक्टर चला के आया, आने के बाद एंड चलाया, फिर एंड 1 चलाया, फिर एंड 2 चलाया। अभी तक हमेशा अपन फ्लो ऐसे ही देख रहे थे क्योंकि पर्सन एक ही है, कौन, मेन। बट जैसे मैंने बोला 2 जने, डिस्ट्रक्टर को जब डिस्ट्रक्टर चलना था ना, मैंने किसी को बोला तू एक काम कर, डिस्ट्रक्टर चला के आ जा, बाकी जो बचा हुआ काम है वो मैं करूंगा। तो क्या होगा, वो डिस्ट्रक्टर चलाने जाएगा, बचा हुआ काम को दूसरा करेगा, तो हो सकता वो पहले कर दे तो उसका पहले आ जाए, हो सकता है ये पहले कर दे तो इसका पहले आ जाए, मतलब आउटपुट की आप क्या नहीं ले सकते, श्योरिटी नहीं ले सकते। इतना कंफर्म है डिस्ट्रक्टर भी चलने वाला है, नीचे वाले तीनों लाइन भी चलने वाली, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, देयर इज नो श्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे पर्सन एक नहीं है, चलाने वाला पर्सन कितने हैं, 2। जीसी किसको चलाने जाएगा, डिस्ट्रक्टर को, मीनवाइल मेन किसको चलाएगा, नीचे वाले, राइट। तो पूरी मल्टी थ्रेडिंग जब हम पढ़ेंगे, जब एक से ज्यादा लोग वो चलाने वाले, तो कभी भी आउटपुट की श्योरिटी नहीं, ऑर्डर की श्योरिटी नहीं। तो आपके दिमाग में आएगा फिर अपन कर ही क्यों रहे मल्टी थ्रेडिंग, इसीलिए ऐसी जगह पे मल्टी थ्रेडिंग करेंगे जहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन चल रहा है बाद में कौन चल रहा है, खाली फर्क मेरे को इससे पड़ता है सारी चीजें चलनी चाहिए, राइट। तो वहां पे ही अपन मल्टी थ्रेडिंग लगाएंगे, अदरवाइज तो हर एक प्रोग्राम में अपन क्या लगाते, मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि सिंपल है ना। अगर मान लो एक ही पर्सन है, सब कुछ उसको ही चलाना है, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर मैं 2 जनों को साथ में बोलूं चलाने का, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब तो फिर हमेशा मल्टी थ्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। लेकिन दिक्कत एक ही है, मल्टी थ्रेडिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको ऑर्डर से फर्क नहीं पड़े। देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर से, आपको खाली क्या करना है, आपको इतना करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले क्या चलना चाहिए, डिस्ट्रक्टर चलना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी क्लीनअप है वो हो जाएगा। अब कब होता है क्लीनअप, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली एक और थ्रेड निकल के आने वाला, देखो मैं चला के दिखाता हूं आपको यहाँ पे। अगर मैं चला के दिखाऊं, अभी वैसे इतना इस पे फोकस मत करो, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं था, ये अपन मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। जैसे अभी देखो डिस्ट्रक्टर पहले आ रहा है, बट हो सकता है इस प्रोग्राम को अगर आप 50 बार चलाओ, कभी ना कभी आपको हो सकता है कि एंड पहले दिख जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए।
राइट, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कितने थ्रेड है, 2 थ्रेड है। मे बी नीचे में 4 में लूप लगाओ तो डिस्ट्रक्टर बाद में आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्या करके बता रहा था ना, इस प्रोग्राम को, जब भी मैं इस प्रोग्राम को बता रहा था ना, मैं ऐसा कर रहा था, मैं यहाँ पे ऐसा लगा रहा था टाइम डॉट स्लिप। इससे क्या हो रहा था ना, इससे ये होगा कि आपको पता है, आपको ये पता है कि ये जैसे T1 डिलीट हुआ, ये किसके लिए एलिजिबल हुआ, जीसी के लिए। जीसी इसमें क्या चलाने को देखेगा, डिस्ट्रक्टर, मेन नीचे वाले को। लेकिन जैसे मेन नीचे वाले को चलाएगा, मेन कितने सेकंड वेट करेगा, 2 सेकंड। जब तक ये वेट करेगा तब तक जीसी अपना काम कर देगा। इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि ये हमेशा पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एंड 1 एंड 2, क्योंकि मेन बीच में रुक रहा है कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यही आउटपुट आएगा पिछले प्रोग्राम में, और वही आ रहा था। लेकिन अगर मैं नहीं रोकूं मेन को, तो फिर आउटपुट तो सब कुछ आएगा, लेकिन वो डिस्ट्रक्टर किसी के भी बीच में आ सकता है, दैट इज द थिंग, राइट। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। अभी के लिए इसीलिए मैं इतना आपको सोचने का नहीं बोल रहा हूँ, अभी खाली मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि टाइम डॉट स्लिप, क्योंकि दिमाग में आ सकता है कि टाइम डॉट स्लिप लगाने का इंटेंशन क्या है। मैं जानबूझकर रोक रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ, मेन थ्रेड को, ताकि तब तक जीसी अपना काम कर दे, ताकि मैं ये श्योर हो चुकूं कि डिस्ट्रक्टर पहले आने वाला है, ऑल द थिंग। बाकी ये सारी चीजें अपन मल्टी थ्रेड में डिस्कस करेंगे। तो इस केस में आउटपुट अगर पूछा जाए ना, तो आउटपुट क्या होगा, पहले तो क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद जब जीसी इसको करेगा तो क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टर और ये एंड 1 एंड 3 है ना, ये ऐसा हो सकता है कि पहले एंड आ जाए, और जब तक मेन एंड 1 करवा रहा हो तब तक बीच में जीसी क्या करवा दे, डिस्ट्रक्टर करवा दे, फिर एंड 1 हो जाए, फिर क्या हो जाए, एंड 2 हो जाए। ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली। ऐसा भी हो सकता है मेन ने एंड करवाया, मेन ने एंड 1 करवाया, तब जीसी जाके डिस्ट्रक्टर करवा रहा था, डिस्ट्रक्टर लास्ट में क्या हो गया, एंड 2। तो ये जो डिस्ट्रक्टर आपको दिख रहा है ना, इसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है एक्चुअली, राइट। इसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चलाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इसलिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैंने ये टाइम डॉट स्लिप को यूज किया, कॉम्प्लिकेशन ताकि आपके सामने नहीं हो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है मल्टीपल थ्रेड क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, तो फिर अभी उसकी हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, राइट। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूँ, मेरे को आप बताना आराम से कि उसका आउटपुट क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अब ये चलो एट लास्ट, तो ये भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला, क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे मल्टी थ्रेड। ये तो अभी जस्ट मैंने खाली हाईलाइट बताया आपको, बाकी कम से कम अपने को 15-20 घंटे डिस्कस करना मल्टी थ्रेडिंग। तो फिर यहाँ पे टेस्ट 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, और लास्ट में मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, एंड। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये रहा प्रोग्राम, आप मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या है। क्या होगा, एक्सट्रीमली सिंपल है ना, क्या होगा, ऑब्वियसली 3 बार ऑब्जेक्ट बना रहे, 3 बार क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, लास्ट में क्या प्रिंट होगा, एंड, प्रोग्राम खत्म, राइट। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 बार कंस्ट्रक्टर, लास्ट में क्या, एंड। देखो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होता तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता नहीं, तो फिर कुछ और होगा, बताओ। हाँ, तो यहाँ तक तो मेरे को डाउट नहीं, जो आपने ट्रेस किया है, पहले 3 बार कंस्ट्रक्टर, लास्ट में एंड। बट उसके बाद थोड़ा शॉकिंग आपके लिए ये होगा कि जैसे इस प्रोग्राम को चलाओगे ना, 3 बार कंस्ट्रक्टर एंड तो ठीक है, लास्ट में 3 बार डिस्ट्रक्टर भी आपको दिखेगा। एक बार चला के देखो, 3 बार कंस्ट्रक्टर एंड तो ठीक था, लेकिन लास्ट में 3 बार आपको डिस्ट्रक्टर भी दिख रहा है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन इज वेरी सिंपल, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे एक बार चलो उसको देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। वो ये रहा है यहाँ पे कि एक्चुअली देखो, यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे क्या हो रहा है, यहाँ तो इग्नोर कर दो, लाइन नंबर 6 पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहे हैं, T1। चलो ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। अब मेरे को सेल्फ वेयर लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, वापस यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना, क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। चलो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट अगेन क्या, कंस्ट्रक्टर। नाउ तीसरा ऑब्जेक्ट बना, क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, अगेन क्या आने वाला है, कंस्ट्रक्टर। चलो यहाँ तक ठीक है। लास्ट में क्या प्रिंट होगा, एंड। लेकिन एक बार देखते हैं अपन, 3 ऑब्जेक्ट बने टोटल अपने पास, एक को T1 कर रहा है, एक को कितना कौन कर रहा था, T2, एक को कौन कर रहा था, T3। ओके, और तीनों के पास ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर चला तो सेल्फ आया होगा और सेल्फ गया होगा। तो मैं अगर फास्टली बताऊं, सेल्फ आया सेल्फ गया, ओके फाइन। ना ऑब्जेक्ट देखो, प्रोग्राम एंड हो गया। आपको लग रहा है प्रोग्राम एंड हो गया, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है आपका, क्योंकि एंड प्रिंट होते ही आपका मेन थ्रेड एंड हो गया, राइट। क्योंकि प्रोग्राम कौन चला रहा अभी, मेन थ्रेड। मेन थ्रेड जरूर एंड हो गया, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन लाइन नंबर 9 पे प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम तब एंड होता है जब उसके अंदर जितने भी पर्सन है सब अपना काम खत्म कर दे। तो यहाँ पे जैसे ही लाइन नंबर 9 पे मेन थ्रेड खत्म होगा, ऑब्जर्व हियर,
इन तीन वेरिएबल को T1 T2 T3 किसने बनाया? इनको मेन थ्रेड ने। जैसे ही मेन थ्रेड खत्म होगा T1 खत्म, T2 खत्म, T3 खत्म, क्योंकि मेन थ्रेड ने बनाया तो उसको यूज तो कौन ले सकता है? मेन थ्रेड ही ले सकता है। वही खत्म हो गया तो इनका कोई सेंस है नहीं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये एक तरीके से किसके लोकल वेरिएबल है? मेन थ्रेड के। जैसे ही वो खत्म, ये खत्म, राइट। जैसे ही ये खत्म, अब कौन जागेगा? जीसी, क्योंकि इसके पास मिल गए, इसको कितने ऑब्जेक्ट मिल गए? 3, राइट। ऑब्वियसली जीसी आएगा कि अच्छा मेरे को 3 ऑब्जेक्ट मिल गए, तीनों को मेरे को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। तो जैसे ही जीसी आएगा, हर एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले इसको क्या चलाएगा? डिस्ट्रक्टर। पहले वाले पे चलाया क्या प्रिंट होगा? डिस्ट्रक्टर। दूसरे वाले पे चलाया क्या प्रिंट होगा? डिस्ट्रक्टर। तीसरे वाले पे चलाया क्या प्रिंट होगा? डिस्ट्रक्टर। इसीलिए लास्ट में 3 बार आपको क्या दिख रहा है? डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। उसके बाद इन तीनों ऑब्जेक्ट को वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय, राइट। क्योंकि जैसे ही मेन थ्रेड खत्म, इसके सारे लोकल वेरिएबल खत्म। जैसे ही लोकल वेरिएबल खत्म, इन तीनों ऑब्जेक्ट के पास क्या नहीं है? कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। और तीनों ऑब्जेक्ट के पास, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, ऑटोमेटिक कौन आने वाला है? जीसी। और जैसे जीसी आएगा, इन तीनों को क्या करने वाला है? डिस्ट्रॉय। लेकिन हर एक को डिस्ट्रॉय करने से पहले उस पर क्या चलाएगा? डिस्ट्रक्टर। इसलिए नीचे आपको 3 बार क्या दिख रहे हैं? डिस्ट्रक्टर दिख रहे हैं, राइट। मेक श्योर जब भी प्रोग्राम एंड होगा, अभी के लिए आप इसको प्रोग्राम ही बोले, क्योंकि अभी के लिए आपके लिए मेन थ्रेड ही प्रोग्राम है। जब भी प्रोग्राम एंड होगा, सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय होंगे, और सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय होंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए एलिजिबल होंगे? जीसी के लिए। तो जीसी उन सबको क्या करने वाला है? डिस्ट्रॉय करने वाला है, राइट। जस्ट टेक दिस एग्जांपल। तो अगर आपको ये लगता है, यहां से एक डाउट आ सकता है, वो ये कि जब प्रोग्राम खत्म होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर जीसी की रिक्वायरमेंट क्या है? आंसर बहुत सिंपल है। प्रोग्राम खत्म होगा तब ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहे। प्रोग्राम खत्म हो रहा तो क्या खत्म हो रहे? आपके वेरिएबल खत्म हो रहे। T1 T2 T3 डिस्ट्रॉय हो रहे, क्योंकि T1 T2 T3 आर लोकल वेरिएबल्स, ये डिस्ट्रॉय होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट को कौन खत्म कर रहा है? जीसी कर रहा है। तो अगर जीसी नहीं होता ना, तो ये T1 T2 T3 तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट अभी भी आपकी मेमोरी में पड़े होते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। तीन बार कंस्ट्रक्टर, लास्ट में एंड, और उसके बाद 3 बार डिस्ट्रक्टर आपको दिख रहा है। जितने भी एग्जांपल देखे, फ्लो खाली एक ही है जो आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले जीसी उस पर किसको कॉल करेगा? डिस्ट्रक्टर। So if you get all the things, then now you know total things about what is GC, what is destructor, and what is actually GC का काम क्या है, एज ए प्रोग्रामर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। बाकी ये जो मैंने बीच में थ्रेडिंग के रिलेटेड आपको बताया है, ये अपन डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग में, इसलिए मैंने आपको लिखने का भी नहीं बोला अभी। जस्ट मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया ताकि आपको ये डाउट नहीं रहे कि ये स्लिप क्यों कर रहे बार बार। चलो फिर इसके साथ रोकते अपन सेशन को यहाँ पे। कल अपन देखते हैं रिमेनिंग थिंग्स के बारे में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।